Assalamu alaikum, dear students. So, another chapter of your finishing touch 2023, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction से भी आपके actually the heading is EMI and AC, electromagnetic induction और alternating current. क्योंकि आज हमने पहला जो डिस्कशन किया दैट्स EM waves, उसके बाद मैंने EMI रखा है और उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दैट इज AC. बट EMI एंड AC में भी आपसे जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में पूछा जाते हैं. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़्यादा जो फोकस आप करेंगे EMI में भी आपके या एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है और AC से तकरीबन आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट इट इज़ द सेम हेडिंग दैट्स EMI एंड AC. एक ही हेडिंग में दोनों जो है आपका जो सिलेबस में मेंशनड है. मैं EMI आज पढ़ाऊंगा एंड देन आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी इंशाल्लाह रहमान दैट विल बी AC. सो इसमें देख लीजिए आप, आई हैव स्टार्टेड विद अगेन दैट थिंग जो मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ आपके साथ कि मैं आपको इस साल जो इस फिनिशिंग टच में जो ऐड किया गया है दैट इज़ मैं इसमें कंसेप्ट भी आपके जो इस लास्ट आवर में आपको जो है वो एलिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो है हर एक चैप्टर को जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बना दे. तो उसमें ये है कि डेफिनेशन ऑफ EMI एंड AC. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है सर? दैट फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड is called as electromagnetic induction. वो फिनोमेना फिजिक्स में जिसमें आप करंट को डेवलप करते हो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस फिनोमेना को ही हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. जैसे आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या करते थे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते थे. फिर रिवर्स भी ट्रू है, ऐसा फैराडे ने कहा. उसने बोला अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप नहीं हो सकता? और वो फिनोमेना फिजिक्स में जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को डेवलप कराते हैं, उसी फिनोमेना को फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. मतलब करंट गेट्स डेवलप्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज EMI एंड देन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बेसिक चीज आप सब जानते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दूं तो आपको पता होना चाहिए पहले इसमें फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फ्लक्स दैट फ्लक्स होता है बराबर B डॉट A दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट A और फिर फ्लक्स होता है बराबर BA cos थीटा. अगर फील्ड यूनिफॉर्म है देन दिस इज द वे टू ऑब्टेन द फार्मूला फॉर फ्लक्स. सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा. एक्चुअली आपके पास एरिया जो है, एरिया को आप वेक्टर बना के चलते हो और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है वो कंस्टिट्यूट करती है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप क्या करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके निकलती है वो उसका कंस्टिट्यूट करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और वहां पे आप पढ़ते हो EA cos थीटा. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है BA cos थीटा. अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला, SI यूनिट. एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर. टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम वेबर कहते हैं. तो SI यूनिट जो है इसका वेबर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा में पता होना चाहिए वेबर किसका यूनिट है. और इसका ये हो गया इसका SI यूनिट, ये इसका SI यूनिट हो गया. और उसके बाद जो है आपका जो है इसका CGS यूनिट जो है दैट्स मैक्सवेल. ठीक है, तो आपका जो इसका CGS यूनिट है, CGS यूनिट जो है इसका that is Maxwell and 1 Weber is equal to 10 raised to power 8 Maxwell. This is the relation for conversion. तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स. ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये आप ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव डिपेंड करेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो है एंगल क्या है. अगर वो एक्यूट है तो पॉजिटिव फ्लक्स है, अगर वो ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव फ्लक्स, और अगर ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे है तो ये जीरो फ्लक्स है. बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लैंग्वेज में भी ये आपने जो है पढ़ा होता है. उसके बाद जो है तो ये हो गया आपका दैट फ्लक्स इज B डॉट A. पहला फॉर्मूला जो है हमने अब डिस्कस किया है. उसके बाद जो है अब आपका देख लीजिए इसमें फिर जो है इंड्यूस्ड EMF देख लीजिए. इसके बाद आया फैराडे. फैराडे ने कहा, फैराडे जो है फैराडे ने अपना लॉ दिया दैट्स कॉल्ड एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये आपने पढ़ा होता है. दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ EMI, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है इसमें जो है इसी पे हमें आगे काम करना है. अब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक कॉइल के सामने एक मैग्नेट को लाया और दोनों को मूव कराया या रिलेटिवली एक को विद रिस्पेक्ट अनदर मूव कराया. तो एक्चुअली हुआ क्या, जब मैग्नेट नजदीक आया कॉइल के तो फ्लक्स जो है इंक्रीज हुआ. फ्लक्स एक्चुअली चेंज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो सेकेंडरी है. फ्लक्स चेंज हुआ और जब भी फ्लक्स चेंज होता था, जब भी मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन डेवलप होती थी तो उसके साथ जो गैल्वानोमीटर लगा था वो डिफ्लेक्शन दिखाता था. उससे उसको कंफर्म हुआ कि EMF डेवलप होता है. अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें डेफिनेटली करंट भी चलती है. तो फैराडे ने जो पहला लॉ दिया उसने कहा दैट EMF व्हिच गेट्स डेवलप्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो आप जिस रेट पे फ्लक्स चेंज होगा दैट इज d∅dt. ये जो फ्लक्स है एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है ये किस रेट पे चेंज हो जाए उसी से आपका जो है EMF डेवलप होता है. और इस EMF को हम बच्चों इंड्यूस्ड EMF कहते हैं क्योंकि ये इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स.
फ्लक्स। और फिर हमने पूछा कि सर इसका डायरेक्शन क्या है, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो जो करंट चलेगी तो उसका डायरेक्शन क्या है, तो वो फैराडे ने नहीं दिया, वो ऐड किया इसमें लेंज ने। और यहाँ पे एक साइन हमने यहाँ जो है इंट्रोड्यूस किया एज पर दैट ऑफ लेंजेस लॉ। सो नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ दैट ऑफ लेंजेस लॉ, जो आपने पढ़ा होगा। और लेंजेस लॉ कहता है दैट इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। इफेक्ट हमेशा उसी काज को अपोज करता है जो उसको क्रिएट करता है। ये दुनिया में भी चलता है, जो पेरेंट्स हमें, जो माँ बाप हमें बड़ा करते हैं और फिर हम जो है जब बड़े हो जाते हैं फिर हम अपने माँ बाप को बोलते हैं कि आपको ये नहीं आता, या अपने दोस्त के साथ जब इंट्रोड्यूस करना होता है माँ बाप को, और अगर वो जो है अनपढ़ हुए तो शर्म आती है कि कैसे हम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मेरा दोस्त डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, तो मैं अपने पापा या अपनी माँ के साथ कैसे बात कराऊं। शायद इनको बात करनी आए या ना आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये उसको पता नहीं होता है इस बच्चे को कि यही वो माँ बाप है जो उसको बचपन में जो है बड़ा करके जो है हाथ पकड़ के चलना और बोलना सिखाते हैं। तो फिर जो है यही बच्चा फिर उनको इंट्रोड्यूस करने में जो है उसको शर्म आती है अगर वो अनपढ़ हुए या उनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली लेंजेस लॉ। इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जिन पेरेंट्स ने उस बच्चे को बड़ा किया उन्हीं पेरेंट्स को वो बच्चा फिर इंट्रोड्यूस करने में उसको शर्म आती है। तो इन द सेम फैशन लेंस ने वो शायद जो है फिजिक्स में प्रैक्टिकली फिर यहाँ पे हमें समझाया कि कैसे होता है, कि उसने कहा जो ईएमएफ डेवलप होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका कोई वजूद नहीं था, जब वो डेवलप होता है फिर वो उसी काज को अपोज करता है जो उसको क्रिएट करता है। काज क्या है सर? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, या तो फ्लक्स का बढ़ना या फ्लक्स का घटना, दिस इज द काज। तो दिस इज व्हाट इज फर्स्ट लॉ, दैट मैग्नीट्यूड, द वेरिएशन ऑफ दिस फ्लक्स गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड नेगेटिव साइन शोज अस दैट इफेक्ट ऑलवेज अपोज द काज व्हिच प्रोड्यूस इट। ये हम क्लास में तो डिटेल डिस्कशन करते हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने आपको ऐड कर दिया। उसके बाद जो है ये आपका इक्वेशन आ गया। बट सर फ्लक्स में मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। बट सर फ्लक्स देख लीजिए, क्लास में मैं ऐसे पढ़ाता हूं इसको, दैट इज फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। अब जिसको ये चीज पता है ना वो जो है कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता और उसको बहुत मजा आता है इस चैप्टर में, ये पता होना चाहिए। फ्लक्स ये है, बट फैराडे ने कहा फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। जब ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है तो ईएमएफ को जन्म देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ को जन्म देता है। नेगेटिव, मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन शोज दैट जब हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो वो न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा कैसे हम लेते हैं लास्ट में। फिलहाल नेगेटिव साइन मैंने बाहर कर दिया, नेगेटिव साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन के लिए काम आएगा। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ व्हिच गेट्स डेवलप्ड इज इक्वल, इट इज डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई जो आपका है दैट इज बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों मुझे आप बोलो बी ए कॉस थीटा में सर अब वेरी होने को तो कुछ भी वेरी हो सकता है, या तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ डेवलप हुआ, ये तो फैराडे लॉ है। अगर सर एरिया चेंज हुआ, बाकी चीजें कांस्टेंट है, एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तब ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर थीटा चेंज हुआ, सर थीटा चेंज क्या होना होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अगर एंगल चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तब ईएमएफ चेंज हुआ। तो मतलब होने को तीनों चेंज हो सकते हैं। फिलहाल मैं एक को चेंज कराता हूं और फिर मैं आपके साथ बाकी डिस्कशन करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा कुछ किया कि आपने बी कॉस थीटा कांस्टेंट कर दिया, आपने बी कॉस थीटा जो है ये कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर आया तो ये बना डी बाई डी टी ऑफ ए। तो यहाँ जो है एरिया वेक्टर, एरिया चेंज हुआ, और इस टाइप ऑफ ईएमएफ को तो यहाँ से भी तो फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि अब एरिया चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया, और उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये है। इस टाइप ऑफ ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो ये आपकी हेडिंग बनती है। तो बच्चे ये मोशनल ईएमएफ जो है इसका नेचर जो है ये डीसी होता है, इसका नेचर जो है बच्चे ये डीसी मतलब ये डायरेक्ट करंट होता है। साहब दूसरी पॉसिबिलिटी सर ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी सर ये है क्या अब सर ए कॉस थीटा कांस्टेंट है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इसको हम टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ कहते हैं। इस टाइप को हम कहते हैं टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ, टाइम वेरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ, इस टाइप ऑफ ईएमएफ को हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टाइम वेरिंग फील्ड, और ये ईएमएफ है। और तीसरा टाइप इसका नेचर नॉन कंजर्वेटिव होता है, और तीसरा टाइप है ना एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो उनके बीच में थीटा चेंज हो रहा है, कॉस थीटा, और अगर थीटा चेंज हो रहा है इस टाइप ऑफ ईएमएफ को बच्चों हम रोटेशनल ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि खुद ही आपको इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि थीटा चेंज होना मतलब रोटेशनल ईएमएफ इसको हम कहते हैं। और रोटेशनल ईएमएफ का जो नेचर होता है बच्चों एसी होता है। ये है पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक स्लाइड में यहाँ पे ये
कंप्लीट कर दिया कि मतलब आपके पास फ्लक्स है, फ्लक्स जब चेंज होता है तो इस लॉ को हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर फ्लक्स, सर नेगेटिव साइन भी है, दैट्स वाई मॉड लिया। नेगेटिव साइन तो सिर्फ हमें डायरेक्शन का काम जो है आगे हमें वो यूज करना पड़ता है लेंजेस लॉ के हिसाब से, बट मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और फिर अब अगर ये फ्लक्स सर सारा ये है और टाइम के साथ चेंज हुआ तो ईएमएफ अब चेंज जो है, अगर सर सिर्फ एरिया चेंज हुआ उस वक्त वी कॉस थीटा कांस्टेंट, इसको मोशनल ईएमएफ, इसका नेचर डीसी होता है। अगर सर जो है आपका बी चेंज हुआ, बाकी कांस्टेंट है, तो इसको टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ, इसका नेचर नॉन कंजर्वेटिव होता है। और उसके बाद अगर आपका सर अब ए बी कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है, उनके बीच में एंगल चेंज हो रहा है, इसको रोटेशनल ईएमएफ कहते हैं, एसी। और बच्चे ये जो एसी वाली हेडिंग है, ये एसी वाली हेडिंग हमारा अलग हिस्सा है, ईएमआई एंड एसी। तो ये वाला सेक्शन में एसी में डिस्कस करूंगा, तो ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट का सेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे ही ईएमआई में ही हमने एसी का ऑरिजिन यहाँ डेवलप करके रखा। तो मैं जब एसी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने ईएमआई में आपके साथ ये पहले डिस्कस किया कि इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल चेंज होना, और वो जन्म देता है रोटेशनल ईएमएफ को, और उसका नेचर एसी होता है। हम ईएमआई में जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये और ये, या तो मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे या तो टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ पढ़ेंगे। ये हो गया आपका जो मैंने इसमें ऐड स्लाइड किया। तो अब आपके पास जो है इस स्लाइड में जो चीजें हैं कि आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ जो है एक ऐसा कलर यूज करूंगा सो दैट इट विल बी विजिबल कि अब आपके पास फ्लक्स है। अब जब फ्लक्स चेंज हुआ विद नेगेटिव साइन लेंजेस ला लेके, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आप ऐसे लिखते हो, और अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हो तो डी बाई डी टी से आप डिनोट करते हो। दोनों इक्वेशंस, ये एवरेज के लिए ओवर एन इंटरवल एंड दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस। बट यही तो है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई कि जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जन्म देता है। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, जो मैंने आपको समझा दिया। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ सर्किट में तो करंट भी डेवलप होगी, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर सर्किट क्लोज्ड हुआ तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये इंड्यूस्ड करंट का खेल हुआ। बट ये उस सर्किट में होता है जो क्लोज्ड सर्किट हो। अगर सर्किट क्लोज्ड हो तब करंट चलेगी, और अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं है तब हमेशा क्या चलेगा, तब सिर्फ ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और क्लोज्ड हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट्स पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विल गिव द करंट। तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट भी आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चार्ज फ्लून का इक्वेशन होता है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये इक्वेशन है। अब आपका आई जो है, आई इंड्यूस्ड जो है वो ई इंड्यूस्ड बाय आर है, ई इंड्यूस्ड बाय आर है। बट इंड्यूस्ड ई इंड्यूस्ड जो है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी, नेगेटिव छोड़ दीजिए, डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा डी फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय आर। बट हम सब जानते हैं आई तो डी क्यू बाई डी टी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ चुके हैं। ये होता है बराबर, फिर ये हो जाएगा बराबर डी फाइव बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहाँ कैंसिलेशन आप करवाइए चीजों की, तो डी टी कैंसल आउट हुआ, तो जो चार्ज फ्लून हुआ तो हो गया चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं लिख रहा हूं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार आप एक्सपेक्ट करिए यहां से क्वेश्चन कि ये जो चार्ज फ्लून है डी क्यू हो गया, वो चार्ज जो इंड्यूस्ड करंट में फ्लो हुआ, जो इंड्यूस्ड करंट में जो चार्ज फ्लो हुआ, इसको चार्ज फ्लून हम कहते हैं। ये चेंज इन फ्लक्स टू द चेंज इन फ्लक्स इन द सर्किट टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के बराबर होता है। एक बार एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चार्ज फ्लून है, ये चार्ज फ्लून क्या टाइम पे डिपेंड करता है? तो बच्चों को लगता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी करंट टाइम पे डिपेंड करता है, करंट भी डिपेंड करता है। बट बिलीव मी, चार्ज फ्लून जो है ये सिर्फ चेंज इन फ्लक्स इन द सर्किट पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस सेट ऑफ इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। उसके बाद जो बच्चे इसमें है, तो ये वो स्लाइड है जो मैंने खुद ऐड किया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैंने इसमें ऐड किया। और उसके बाद जो है अब ये है क्वेश्चन नंबर 1, अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल रैपिडली एंड स्लोली, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चे। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड होता है। जितना मैग्नेट क्लोज जो है स्पीड से कॉइल के नजदीक आ जाए, सर्किट के नजदीक, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स, और जितना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। तो ये कांसेप्ट है, अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल रैपिडली एंड स्लोली, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। तो जब रैपिडली लाया तो स्पीड ज्यादा है तो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा है, जब चेंज इन फ्लक्स ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा है। तो मोर इन केस फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बार मैग्नेट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आपके पास एक लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब है, लॉन्ग वर्टिकल
मतलब इन्फिनाइट डायमेंशंस का लॉन्ग वर्टिकल, दिस इज अ कॉपर ट्यूब, तो मैं लिखूं इट इज अ कॉपर ट्यूब, और आपने एक बार मैग्नेट रिलीज किया, तो ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। जो आपने वो रिंग से बार मैग्नेट पास किया होता है उससे टोटली डिफरेंट है। तो आपने बार मैग्नेट रिलीज किया along the axis of a very long copper tube, vertical copper tube, और कॉपर ट्यूब जो है ये एक कंडक्टर है। कॉपर ट्यूब जो है इसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि कॉपर इज अ कंडक्टर, आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट, आपको बोलना है आफ्टर सम टाइम द मैग्नेट। तो एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो कॉमन क्वेश्चन है जो आप हर सीरीज में देखोगे कि एक रिंग है और उसमें मैग्नेट आपने ड्रॉप किया, तो ऊपर से नीचे आने पे उसकी स्पीड एक्सेलरेशन कम हो जाती है, नीचे निकलने के वक्त भी उसकी एक्सेलरेशन कम होती है, क्योंकि वहां वही इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बट ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एक लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब है और आपने उसके एक्सिस से एक बार मैग्नेट पास किया। अब जब जैसे बार मैग्नेट इससे पास होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो फ्लक्स को चेंज हो इसमें हो जाएगा कॉपर ट्यूब में, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ और एक क्लोज्ड सर्किट की वजह से इसमें करंट चलेगी। अब सिंस इट्स अ कंडक्टर तो इनफिनाइट करंट चलेगी। जब इनफिनाइट करंट चलेगी तो मुझे बोलो नीचे की तरफ बार मैग्नेट का वेट और फिर इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, जो चेंज इन फ्लक्स है, तो उसकी वजह से इस पे अब जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स डेवलप होगा एज पर लेंजेस लॉ, ठीक है ना, क्योंकि इसका अंदर आना, इसका मूव करना सर्किट में चेंज इन फ्लक्स को जन्म देता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ और फिर करंट, क्योंकि कॉपर ट्यूब है तो इनफिनाइट करंट और इनफिनाइट करंट से ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ जो लेंजेस लॉ के हिसाब से इसको अपोज करेगा तो वो ऊपर की तरफ डेवलप होगा, और फिर चूंकि इनफिनाइट करंट है तो ये फोर्स बढ़ेगा और एक टाइम पे ये दो फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे उस समय तो एफ जो है mg के बराबर हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स सर्किट में नेट फोर्स इसमें जो है वो जीरो हो जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो होगा जो ये स्पीड एक्वायर करेगा उस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वी कॉल दैट टर्मिनल वेलोसिटी। जो आपने फ्लूइड्स में भी पढ़ा होगा कि जब बादलों से रेन ड्रॉप नीचे आता है तो उसका जो है इनिशियली वेट डाउनवर्ड्स होता है, ऊपर वाले फोर्सेस कम होते हैं, फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ता है नीचे आ जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने से उसके ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं, और जब एक समय ऐसा आता है जिसपे वेट और ऊपर वाला फोर्स बैलेंस होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, उस वक्त जो स्पीड उसने ली होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉपर ट्यूब में यही होता है, विल मूव विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एज टर्मिनल स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एक कॉइल होता तब वही होता जो आपने कॉइल वाला पढ़ा है, बट ये कॉपर ट्यूब है। कॉपर ट्यूब में याद रखना मैग्नेट आफ्टर सम टाइम नेट फोर्स पे जीरो बनता है, और जिस स्पीड से वो मूव करता है वो स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, जिसको हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो इट्स अ कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, consider the situation shown in the figure। ये है if the current I is flowing in the straight conductor wire XY is increased at a steady rate। तो अगर आप इस करंट को इंक्रीज करोगे स्टडी रेट पे then the induced EMF in the loop will be। अब ये करंट जो इस कंडक्टर में है, इस I में जो करंट है वो बढ़ रही है स्टडी रेट पे। हमें बोलना A एंड B में क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ये दो सर्कुलर कंडक्टर्स है, इनमें क्या होगा। तो पहली फुर्सत में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ाया आपको, तो करंट ऊपर की तरफ है, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है, तो इस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन है। तो ये क्रॉस में दिखा रहा हूं, तो इस कंडक्टर की वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड इन है, और यहां से वो डॉट बन के बाहर आ जाएगा। तो यहां इन है, यहां आउट है। अब करंट इंक्रीज कर रहा है, जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, इधर देख लीजिए आप, यहां पे देख लीजिए आप, मैंने एक स्लाइड अभी आपको पढ़ाया, यहां पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर क्लोज्ड सर्किट है तो करंट चलेगी। इसको टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ कहते हैं। तो यही तो ऑब्जेक्टिव आपका है, टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ बेस्ड है। तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, और उसकी वजह से इस लूप में चूंकि एरिया फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें डेफिनेटली ईएमएफ डेवलप होगा। और ये क्लोज्ड सर्किट है, और जब क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें करंट चलेगी। अब वो करंट एज पर लेंजेस लॉ चलेगी। अब वो करंट कैसे चलेगी सर, उसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज करूंगा। वो करंट कैसी होगी सर, तो मैं आपको दिखाता हूं वो करंट कैसी होगी। वो करंट जो है नेसेसरली सर्कुलर कंडक्टर्स में कर्ल ऑफ द फिगर्स यूज करंट, थंब यूज मैग्नेटिक फील्ड, जो वो इंड्यूस्ड करंट इसमें चलेगी वो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। सर एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों चलेगी, क्योंकि जो वो इंड्यूस्ड करंट है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। वही हो गया ना, इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो कॉज यहां पे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इफेक्ट इंड्यूस्ड करंट है, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो सर्कुलर कंडक्टर्स में तो कर्ल ऑफ फिंगर्स यूज करते हो, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट चलती, तो क्लॉकवाइज अगर होती तो थंब अंदर जाता तो वो तो इसके साथ ऐड होता, और लेंस
क्या था, इफेक्ट अपोज द काज, यहाँ तो वो जो है अपोज नहीं, उसको जो है उसको सप्लीमेंट करता, बट यहाँ अपोजिशन वाला खेल है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चलना चाहिए जो उसको कम करे। अब मुझे बोलो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आ रहा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है, करंट चलेगी। वो करंट कैसी होगी, तो मैं आपको बोल दूं वो करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी। सर क्लॉकवाइज क्यों होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला जो बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है यही रेस्पॉन्सिबल है। तो इस सर्कुलर कंडक्टर में जो करंट चलेगी, इंड्यूस्ड करंट, वो क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, सो दैट वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डेवलप करे, क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड को अपोज करेगा। यहाँ जो है इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड डेवलप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ आउटवर्ड था तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, तो ए में क्लॉकवाइज, बी में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज in A and anti-clockwise in B. This is the best question to explain Lenz's law, that effect always opposes the cause which produces it. यहाँ पे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इन, यहाँ पे आउट, जो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड सब करंट से। अब रीजन ये है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, चूंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब चेंज होना, चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज होना, फ्लक्स चेंज होने का मतलब ईएमआई, एज पर फ्रेडीज लॉ ऑफ ईएमआई, इसमें ईएमएफ डेवलप होना। सर्किट क्लोज्ड है तो करंट चलेगी। करंट कैसी होगी, करंट ऐसी होगी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी जो उसको क्रिएट करता है। अब यहाँ क्रिएट करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये जो करंट डेवलप होकर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यहाँ रीजन जो है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इनवर्ड होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दैट योर लेंज़ लॉ, और ये एक कंसेप्चुअल प्लस जो है एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है फ्लिप कॉइल। फ्लिप कॉइल जो है, यहाँ पे एक कॉइल है बच्चे, फ्लिप कॉइल हो गया जो आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, ये कोई नई कॉइल नहीं है, फ्लिप कॉइल हो गया तो मतलब आप इसको रोटेट कर सकते हो 180 डिग्री से। फ्लिप कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ एन टर्न्स, इस कॉइल के एन टर्न्स है ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल्स व्हिच लाई इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन ऑफ द coils is perpendicular to the magnetic field as shown in the figure। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जो क्रॉस मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, और कॉइल का प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ करंट इंटीग्रेटर व्हिच मेजर्स द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट। मतलब ये करंट इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटर है जिसका काम है कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो होता है ये आपको मेजरमेंट करके देता है। द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री। इस कॉइल को हमने 180 डिग्री रोटेट किया, वही तो होती है फ्लिप कॉइल। तो पहले एरिया वेक्टर ये था, अब एरिया वेक्टर को आपने 180 डिग्री रिवर्स कर दिया। द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज, तो जैसे बच्चा ये डायग्राम देखता है, इस क्वेश्चन की लंबाई को देखता है, बोलता है द करंट पासिंग थ्रू द, ये जो चार्ज इंटीग्रेटर है, चार्ज इंटीग्रेटर का काम ही है चार्ज मेजर करना, तो द चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इज, इस कॉइल में चार्ज कितना पास हुआ, तो ये उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जब मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन तो आसान है, सर कैसे। अब आपको चार्ज फ्लो निकालना है, तो मैंने अभी पढ़ाया आपको दैट इज चेंज इन फ्लक्स टू द रेडियस, चेंज इन फ्लक्स, सॉरी, चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने पीछे नंबर 1 स्लाइड में आपको यही तो पढ़ाया कि चार्ज होता है चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस। अब चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ, अब मुझे बोलिए, पहले एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे था, एरिया वेक्टर में अंदर की तरफ मानता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले इनवर्ड्स है, तो थीटा जो है वो 0 हो गया, तो फ्लक्स हो गया BA। बट जब आपने 180 डिग्री रोटेट किया, अब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड स्टिल इनवर्ड्स है, अब थीटा हो गया 180, कॉसा 180 हो गया -1, तो दैट्स -BA। तो अब अगर आप चेंज इन फ्लक्स यहां लिखेंगे तो इट इज ऑलवेज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो चार्ज फ्लोन हुआ फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स में आपने जब फ्लिप किया कॉइल को, तो आपका जो रेडियस एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, थीटा 180 cos 180 -1, तो जो इनिशियल आपका फाइनल जो फ्लक्स है दैट्स -BA, और इनिशियली ये फार्मूला का माइनस है, इनिशियली आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 1, तो ये हो गया BA मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R, और फिर आप देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन के लिए है, तो ये हुआ BA ट्वाइस ऑफ BA डिवाइड बाय R। बट कॉइल के टर्न्स जो है, कॉइल के टर्न्स N है, तो आप N मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो चार्ज फ्लोन हुआ कॉइल में तो वो हुआ 2NAB डिवाइडेड बाय R शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे आसान क्या हो सकता है, 2NBA डिवाइडेड बाय R, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वो पूरा आपकी नॉलेज चेक करता है कि आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका देखना चाहता है कि आपको पता है फ्लिप करने से आपका जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो है एंगल बदल जाएगा, आपका फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, देन चेंज इन द फ्लक्स जो है, चेंज इन द फ्लक्स डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस विल बी द चार्ज। ये चार्ज इंटीग्रेटर का ये जो ये इसमें आपको डराने
के लिए चीजें लिखी गई थी उसका कोई महत्व नहीं था, इसमें इतना ही था कि चार्ज कितना सर्किट में फ्लो हुआ और आपने इस बेसिक फॉर्मूला से वो डेवलप किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि लेंथ डरा रही है, डायग्राम डरा रही है, बट कंसेप्ट वही है, दैट चार्ज इक्वल चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये जो है हर टेस्ट सीरीज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास एक आईटी करू है, दैट इज आईटी करू का मतलब होता है करंट टाइम ग्राफ है, हमारे पास करंट टाइम ग्राफ है। सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड फ्रॉम अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, एज अ रिजल्ट एंड इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड इन इट व्हिच वेरीज विद टाइम एज इन द फिगर। तो ये करंट, ये इंड्यूस्ड करंट है बच्चों, इसका ख्याल रखो, ये वो करंट है जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से डेवलप हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो है थ्रू द कॉइल इन वेबर्स इज, तो चेंज इन फ्लक्स ही पूछ रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया है दैट चार्ज होता है बराबर चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो दूसरा क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट बट फॉर्मूला सेम, तो आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है, बट सर यहां तो करंट वर्सेस टाइम है, ये चार्ज है आपका, तो आपको पता होना चाहिए दैट एरिया अंडर आईटी करू गिव्स अस चार्ज। तो आपको पता होना चाहिए दैट एरिया अंडर आईटी करू, दैट्स करंट टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर आईटी करू गिव्स अस द चार्ज फ्लोन इज इक्वल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। क्योंकि आप जानते हैं ना, आई होता है बच्चों डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई डी क्यू हो गया बराबर आई डी टी। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आई विल इंटीग्रेटेड, तो चार्ज हो गया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। वही तो मैंने बोला, इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर द ग्राफ, इट मींस एरिया अंडर आई टी करू गिव्स अस नथिंग बट चार्ज। दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी गिव्स अस चार्ज एंड इंटीग्रेशन सिंस गिव्स अस एरिया। आपने पढ़ा होता है एरिया मींस एरिया अंडर आई टी करू, और ये आई टी करू है तो ये एरिया हमें कुछ नहीं देगा, ये हमें देगा एक चीज जिसको हम चार्ज कहते हैं। तो मैं चार्ज के बदले एरिया अंडर आई टी करूं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से इसका एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस आप देख लीजिए ये 0.1 है, हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड देख लीजिए वो 4 है, इज इक्वल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो आपको 10 दिया है। जब आप 10 मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 0.1 के साथ तो ये उड़ जाएगा, तो ये हो गया 2 2s are 4, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया बच्चे, चेंज इन फ्लक्स हो गया 2 वेबर, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाएगा, और मैंने इसमें पूरा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया कि एक्चुअली चार्ज होता है चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस, बट ये चार्ज जो है एरिया अंडर आई टी करूं उसके लिए मैंने पूरा लॉजिक यूज किया। आई इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल आई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विल गिव द चार्ज, एंड क्लियर हो गया इंटीग्रेशन सिंस गिव्स अस एरिया मींस एरिया अंडर आई टी करूं गिव्स अस नथिंग बट चार्ज। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद है a coil of 30 turns of wire, each of 10 centimeter square area is placed in its plane perpendicular to magnetic field of this। तो आपके पास एक कॉइल है जिसके 30 टर्न्स है और उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने प्लेस किया विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 0.1 टेस्ला स्ट्रेंथ का। व्हेन द कॉइल इज सडनली विथड्रॉन फ्रॉम द फील्ड, आप पहले फील्ड में कॉइल थी फिर आपने विथड्रॉ किया, तो पहले फ्लक्स था फिर बाद में फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि विथड्रॉ, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो फ्लिप का था, उसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने चेंज किया, तो पहले भी फ्लक्स था बाद में भी फ्लक्स था। इसमें पहले कॉइल फील्ड में थी तो फ्लक्स था, जब विथड्रॉ किया तो फ्लक्स खत्म हुआ। एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल, आपने इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया था सीरीज में, इंडिकेटेड दैट 10 माइक्रोकूलम चार्ज पासेस। तो अब जो है चार्ज उस सर्किट में जो है वो 10 माइक्रोकूलम पास हुआ अराउंड द सर्किट। हमें निकालना है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर आप देखोगे ना एक ही कंसेप्ट पे तीनों क्वेश्चन, बट हर क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो है आपको डराता है कि कैसे किया जाए, बट अगर आप देखोगे सब क्वेश्चंस एक ही लॉजिक से आप डेवलप कर सकते हो। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको जो है चार्ज हो गया बराबर चेंज इन फ्लक्स टू द रेजिस्टेंस। तो चार्ज जो है उसने आपको दे दिया है, चार्ज जो है चार्ज उसको आपको दे दिया है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं था अभी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज है। चेंज इन फ्लक्स हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 है क्योंकि आपने कॉइल विथड्रॉ की, इनिशियल फ्लक्स हो गया बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया 10 × 10⁻⁴ कन्वर्जन करके डिवाइडेड बाय आर निकालना है। बट गलती से भी एक चीज नहीं भूलना, दैट इज नंबर ऑफ टर्न जो है 30 है। तो यहां पे आप क्या फर्क आपको दिखा, उस क्वेश्चन में क्या था
उसमें पहले भी फ्लक्स था फ्लिप कॉइल में, बाद में भी फ्लक्स था। इसमें पहले जो है फ्लक्स था और बाद में जीरो हो गया क्योंकि कॉइल ही बाहर आ गई, इसलिए मैंने एक ही फ्लक्स लिखा, दैट इज बी ए, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो बी ए और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से आर आपको आराम से मिलेगा। कैसे? अब आप देख लीजिए, ये हो गया 10⁻⁵, ये हो गया 10⁻⁵, आर हो गया बराबर, आर हो गया बराबर, ये आप यहां देख लीजिए, ये हो गया 0.110 खत्म हो गया, ये हो गया आपका 30 × 10⁻⁴, 30 × 10⁻⁴, यहां सिर्फ ये बचा है, डिवाइडेड बाई हो गया 10⁻⁵, 10⁻⁵ तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 30 × 10⁻, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, तो आर हो जाएगा आपका 300 ओम शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 300 ओम जो है इसका आंसर होना चाहिए। देख लीजिए 300 ओम, एक ही पैटर्न के न्यूमेरिकल्स है। अब ये यहाँ पे बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो जाए, आपके लिए लिखता हूँ बच्चे, ये हो गया फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। देख लीजिए आपका फाइनल फ्लक्स तो जीरो है क्योंकि कॉइल विड्रॉ हुई, इनिशियल फ्लक्स बी ए है, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हम ये बिलीव करके चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि थीटा की इंफॉर्मेशन है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और ये हो गया बराबर आपका बी ए और नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो वही मैंने लिखा है एन बी ए, एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और 3 पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इस पे आपको दिखाए। उसके बाद है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल दिस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक। ये श्रिंकिंग वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कॉइल का एरिया रेडियस जो है वो श्रिंक हो रहा है, द रेडियस अब द कॉइल इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, तो 1 मिलीमीटर पर सेकंड, इस रेट से हो रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ। श्रिंकिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सर ईएमएफ तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हो गया, ईएमएफ तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हो गया, हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ इट इज बी ए, तो बी जो है वो बाहर आएगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 0.025, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, ये बना d/dt ऑफ ए हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई भी बाहर आएगा, तो ईएमएफ हो गया बराबर बी पाई, और आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गया 2r into dr/dt, इंटरनल डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन फॉर ईएमएफ इन अ केस लाइक दिस। श्रिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ईएमएफ लिखिए, ईएमएफ हो गया बराबर b इंटू पाई, पाई जो है पाई बाद में डाल देंगे, तो b है आपका 0.025 पाई, तो ये आ गया आपका b इंटू पाई, फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये 2 भी आ गया। r रेडियस दिया है इसका, जो इसका रेडियस है वो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय आपका dr/dt, वो दिया 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड हो गया 10⁻⁻3 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ये है इसका जो तरीका। अब आप देख लीजिए बच्चे, ये हो गया आपका यहाँ पे 10⁻⁵, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 2 2 4। अगर आप देखोगे ये हो गया पहले यहाँ पे 25 पाई इंटू 10⁻, 25 पाई इंटू 10⁻, तो सीधे आपने 3 से यहाँ ले लिया, तो 10⁻⁻3 कैलकुलेशन का पार्ट में दिखा रहा हूँ। 25 पाई ये हो गया, 2 2 हो गया 4, इसको भी यहाँ रखते हैं, और फिर ये हो गया 10⁻⁵। यहाँ एरर होने के चांसेस जो है हमेशा होते रहते हैं, तो ये हो गया 25 इंटू 4 होता है 100, ये हो गया 10⁻², यहाँ बचा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 जो है वो यहाँ से 10⁻⁻6 बनेगा, 10⁻⁻6, तो पाई इंटू 10⁻⁻6 शुड बी आंसर। पाई इंटू, तो माइक्रो में लिखा है, तो पाई माइक्रो वोल्ट शुड बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पाई माइक्रो वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस में ये इक्वेशन डेवलप करके आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ ये कैलकुलेशन का पार्ट है, और ऐसी कैलकुलेशन है जिनमें कैलकुलेटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है आपका मोशनल ईएमएफ, तो ये हो गया आपका दूसरा हेडिंग इसमें। अब मोशनल ईएमएफ का जो है वो केस क्या है सर? मोशनल ईएमएफ में मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं, और वो स्लाइड कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, अब आपके पास जो मोशनल ईएमएफ का आइडिया मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूं इस टॉपिक में, जब आपका मैंने अलग एक स्लाइड बनाया पूरा ईएमआई का जो प्रिंसिपल है उसी में मैंने आपको दिखाया कि फ्लक्स, फिर ईएमआई चेंज इन फ्लक्स आपको ईएमएफ देता है, और फिर मैंने बोला फ्लक्स में कुछ भी चेंज हो सकता है। अब ये आपका एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर तो प्लेन एंड इनवर्स है, और इसमें एक रॉड मान लो आप, एक रॉड जो है, एक रॉड क्या है, आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसको आपने एक यू शेप में बैंड कर दिया, और फिर उसमें और एक कंडक्टर है इसी मटेरियल का, बट हमने उसको एक स्लाइडिंग अरेंजमेंट में डाल दिया है। तो जब ये स्लाइडर है ये मूव कर सकता है, मतलब ये वाला कंडक्टर मूव कर सकता है, ये 3 तो फिक्स्ड है, और इसकी लंबाई कुछ l है, और इसकी कुछ स्पीड v से ये भाग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप 12th में बिल्कुल डिटेल पढ़ते हो। यहाँ पे भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज आपको इसमें जो है आपको हेल्प जो हो एट दिस लास्ट आवर ऑफ योर दैट प्रिपरेशन। तो इसमें आप याद रखेंगे बच्चे, जब भी ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब मैं लिखूं बी परपेंडिकुलर टू
L and L perpendicular to V, all the three should be mutually perpendicular, तब जाके जो है मोशनल EMF का कंसेप्ट डेवलप होता है। और हमें ये कहता है कि जब भी ऐसा हो तो इसमें एक EMF डेवलप होता है इस रॉड में, जो ये मूविंग रॉड है, और वो EMF जो है वो BLV के बराबर है। बट द ओनली कंडीशन इज दैट ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इसमें बिल्कुल तीनों है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, लेंथ ऐसे है तो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऐसे है, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। EMF डेवलप्ड ये है, इसको इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। और अगर आपके पास E इंड्यूस्ड आ चुका है, अगर आपके पास E इंड्यूस्ड आ चुका है BLV, तो I इंड्यूस्ड भी आ जाएगा। किसके बराबर होगा सर? E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय R, और E इंड्यूस्ड डिवाइड बाय R हो गया BLV डिवाइडेड बाय R। अब जब करंट आ चुका है, अब उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर? ये करंट का डायरेक्शन कहां से निकालेंगे? तो करंट के डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक लॉ है, और उस लॉ को हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। लेंस कहता है इफेक्ट ऑलवेज अपोज द कॉज। या मैं आपको एक सिंपल तरीका देता हूं जिसको हम राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। राइट हैंड पाम रूल, इससे पहले भी मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपके साथ डिस्कस किया। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि अगर ये जो राइट हैंड के जो ये फिंगर्स जो है, इनका टिप अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, थंब दिखाता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, देन पाम जो है ये आपको दिखाएगा जो EMF डेवलप हुआ इस कंडक्टर में, उसका पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, मोशन ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स राइट है, पाम ऊपर की तरफ है। मतलब ये जो EMF इसमें डेवलप हुआ, EMF तो सोर्स में डेवलप होता है, तो एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसका एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। वही हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मोशन टुवर्ड्स राइट, पाम ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। मतलब ये बिहेव करेगा एक ऐसा सोर्स जिसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे की तरफ है। और अगर पॉजिटिव अब ऊपर की तरफ है तो करंट यहां से निकलेगी, जब करंट यहां से निकलेगी तो करंट यहां से निकले, और फिर यहां और यहां, और फिर सर्किट कंप्लीट हुआ। यह होता है। तो पोलैरिटी हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल के रखा BLV, और फिर इंड्यूस्ड EMF के साथ इंड्यूस्ड करंट, और करंट का डायरेक्शन लेके मैग्नीट्यूड हमने सब निकाल दिया बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। और जैसे ही आपके पास करंट आ चुका है, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ाया, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो फोर्स से इंटर रिलेटेड सारी चीजें हैं। अब यहां देख लो आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे फोर्स आएगा। फिर से राइट हैंड पाम रूल, आपको कुछ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड पाम रूल मैंने परसों पढ़ाया। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां की तरफ इनवर्स परसों मैंने पढ़ाया, और थंब देता है करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम यहां की तरफ। मतलब यहां पे इस पे फोर्स एक्ट करेगा, तो ये फोर्स जो है इस वेलोसिटी को अपोज करने की कोशिश, तो ये वो फोर्स है जो इस पे डेवलप हो जाएगा। और ये फोर्स किसके बराबर होता है? तो आपने पढ़ा होता है ये फोर्स होता है बराबर ILB sin थीटा, जो कि थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे sin 91 हो गया। तो फोर्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैंने आपको पढ़ाया है ILB sin थीटा, थीटा 90 होने की वजह से फोर्स मैक्सिमम। अब फोर्स ये इस कंडक्टर पे एक्ट करेगा, और उसकी डायरेक्शन भी मैंने दिखाई वेलोसिटी के अपोजिट है, और वो फोर्स का जो है ILB है, I मैंने निकाल के रखा है, तो मैं लिखूंगा फोर्स के बदले I हो गया बच्चों BLV डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय LB। तो हो गया फोर्स का जो है इक्वेशन डेवलप, तो हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। ये हो गया आपका फोर्स का इक्वेशन। अगर आप अपनी NCERT टेक्स्ट देखोगे तो ये सारी इक्वेशंस डिराइव्ड है, उन पे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलेंगे जो उसमें वो एक्सरसाइज लास्ट में होती है। तो फोर्स हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय R। अब जब फोर्स आ चुका है तो पावर कैसे चुप बैठेगा? पावर होता है बराबर F डॉट V, जो आप पढ़ चुके हो, पावर होता है F डॉट V। तो पावर होता है बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स इंटू वेलोसिटी होने की वजह से अब फोर्स को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करिए, तो आपका फोर्स तो है B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय V। तो पावर हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो दिस इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशनल EMF। और सब कुछ लेके डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालोगे, आपके पास तो आप इसको पीछे खींच के जो है, वीडियो को पाज करके पीछे खींच के आप इसको आराम से एक दो बार देख सकते हो। हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में चाहिए, वो मैंने इस स्लाइड पे जो है पढ़ा दिया। अब अगर आप वापस स्लाइड पे जाओगे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, आपको EMF पढ़ा दिया BLV। और ये BLV तब है जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर है, इसका ख्याल रखिए। उसके बाद फोर्स हो गया ILB पढ़ाया, पावर हो गया F डॉट V। फिर उसके बाद जो है राइट हैंड पाम रूल लिख के रखा है, वो पूरा एक्सप्लेन मैंने किया कि राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करोगे। और उसके बाद है आपका एक रोटेशनल EMF। मतलब रोटेशनल EMF क्या है सर? अब रोटेशनल EMF के लिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी जो
आपने पढ़ा वो ट्रांसलेटरी मोशन बेस्ड ईएमएफ था। उसमें पूरा रॉड जो है वो मूव कर रहा था। इट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाइल एज जो अब मोशन है इसको रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है, बट अब आपने इसमें एक रॉड प्लेस कर दिया है और वो रॉड ऐसा है सर, वो रॉड ऐसा है जो यहां पे हिंज्ड है। अगर ये यहां पे हिंज्ड है तो मैं लिखूं यहां पे इट इज हिंज्ड, और फिर अगर आपने इसको वेलोसिटी दी तो ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो इसमें भी ईएमएफ डेवलप होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके निकलेगा, और वो ईएमएफ जो डेवलप होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप होता है वो होता है हाफ ऑफ BL स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मोशनल ईएमएफ होता है एक ट्रांसलेटरी, वो होता है BLV के बराबर, जबकि रोटेशनल ईएमएफ होता है हाफ ऑफ BL स्क्वायर ओमेगा। B हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, L हो गया इसका लेंथ, और ओमेगा हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द डेवलप्ड ईएमएफ इन दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब ट्रांसलेटरी ईएमएफ भी आ गया मोशनल ईएमएफ में, और रोटेशनल भी आ गया जिसकी ये फॉर्मूलाज है। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये हो गया हमारा एक स्लाइड कंप्लीट विद एवरी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एरोप्लेन विद विंग स्पान जो है 50 मीटर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो एक एरोप्लेन ऐसे भाग रहा है जिसमें जो विंग स्पान है वो 50 मीटर है। एक्चुअली ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको देना चाहता है। तो 50 मीटर विंग स्पान मतलब वो लेंथ ऑफ द जो दो विंग टिप्स के बीच में जो लेंथ है वो 50 मीटर है। हॉरिजॉन्टली ऐसे भाग रहा है, उसकी स्पीड दी है 360 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 2 जा तो ये 20 हो गया। तो वेलोसिटी हो गई बराबर 100 मीटर पर सेकंड में मैंने कन्वर्ट करके रखा। और प्लेस वायर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है, एरोप्लेन ऐसे भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो उसके जो दो विंग्स है उनके बीच में डिस्टेंस है तो लेंथ है। तो ये आप ट्रांसलेटरी ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एरोप्लेन ऐसे भाग रहा है। तो BLV सब परपेंडिकुलर है, L ये है, V ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा BLV। हमसे यही वो पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है इट इज 2 × 10⁻⁻⁴, लेंथ दिया है 50 और स्पीड भी दे दिया है इट इज 100। तो ये हो गया आपका 10⁻3। तो ये हुआ 5 2 10। तो ये हो गया फिलहाल 10। उसके बाद ये हो गया 10⁻3, ये हो गया 10⁻⁻1। तो ये हो गया 1 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप होना चाहिए। 1 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर है बिल्कुल जो है ना। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप लैंग्वेज समझ आनी चाहिए कि विंग स्पान का मतलब क्या है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, बट ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर सर परपेंडिकुलर नहीं हुए, कभी अच्छा स्टूडेंट होता है बोलता है सर अगर परपेंडिकुलर नहीं हुए तब क्या होता है। अगर आपने जो ईएमएफ पढ़ाया इक्वेशन में आपने पढ़ाया BLV ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ऐसा नहीं हुआ सर मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड, और बिलीव मी बच्चे ये मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और उसमें आपका कंडक्टर है बच्चे, वो कंडक्टर जो है वो कंडक्टर ये है, और ये कंडक्टर जो है इसकी लंबाई कुछ L है, बट ये कंडक्टर अब इस वेलोसिटी से भाग रहा है। जब हम क्लास में पूछते हैं कि सर इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा तो बच्चा बोलता है 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ऑल द थ्री थिंग्स शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है सर। तो यहां पे कुछ थीटा है, अगर यहां थीटा है तो उस फुर्सत में वेलोसिटी को रिजॉल्व करो तो ये आ जाएगा v cos थीटा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। तो अब आपका जो है आपका जो ईएमएफ डेवलप होगा v cos थीटा पैरेलल टू लेंथ है, बट v sin थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा BL। अब v के बदले v sin थीटा कंपोनेंट जो है आपके कैलकुलेशन में आना चाहिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट स्टेज पे मैं आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एंट्रेंस में सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद ये क्वेश्चन है क्या आपके पास है थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r। तो इसका थिन सेमी सर्कुलर रिंग है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस दिया गया है r के बराबर, तो डायमीटर 2r होगा। इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकली इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन b। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बच्चे परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है एट द पोजीशन MNQ, जो इसमें MNQ है, तो n मतलब सेंटर दिया है। अब ये सेंटर का नाम यहाँ पे n है। एट द पोजीशन MNQ द स्पीड ऑफ द विंग इज v। तो इस पोजीशन पे इसकी स्पीड जो है वो v है। हमसे पूछा जा रहा है तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग इज, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। याद रखना बच्चे, जो ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने कंडक्टर पढ़ाया, तो वो एक स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ाया, जो एक मैग्नेटिक फील्ड B में एक स्ट्रेट कंडक्टर भाग रहा है, और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो L है और वो वेलोसिटी v से। बट सर अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, ऐसा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था मैग्नेटिक
इफेक्ट्स ऑफ करंट में, बट उस कंडक्टर का शेप जो है वो कुछ ऐसा शेप है सर। इस केस में हम क्या करते हैं, इस शेप में हम क्या करते हैं, हम इसके दो एंड्स को कनेक्ट करते हैं और इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो यहां हम इफेक्टिव लेंथ पे बिलीव करते हैं, जो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी आपके साथ डिस्कस किया। अब आपके पास सर्कुलर कंडक्टर है, तो आपके दो एंड्स कनेक्ट करने पे जो इफेक्टिव लेंथ यहां पे वो 2r है, तो इफेक्टिव लेंथ आपका जो है वो 2r हो गया है। इस चीज का ख्याल रखिए, इफेक्टिव लेंथ मींस दो एंड्स को कनेक्ट करने में। अब आपका इफेक्टिव लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी नीचे, ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ होगा बराबर BLV, तो ईएमएफ होगा B तो B है, L हो गया बच्चे 2r, इट इज V, तो ईएमएफ अरेंज करके लिखेंगे, इट इज ट्वाइस ऑफ BRV शुड बी द आंसर, ट्वाइस ऑफ BRV, ट्वाइस ऑफ BRV यहां दिख रहा है, एंड बट यहां पे क्यों इज एट हायर पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल भी निकाल के देना है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है और कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो उसके लिए मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इन है, हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड इन है, बट इस वक्त देख लो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन है और ये वेलोसिटी का एरो नीचे होने की वजह से मैंने थंब नीचे किया, मेरा पाम उस साइड से है, जब पाम उस साइड से है तो पॉइंट क्यों हायर पोटेंशियल पे होगा और पॉइंट क्यों लोअर पोटेंशियल पे होगा, वही लिखा है 2BRV, तो मैग्नीट्यूड है and Q is at higher potential, so this is the right answer। Q higher potential पे होना चाहिए और M जो है lower potential, तो ये डायरेक्शन का मामला है जो मैंने राइट हैंड पाम रूल से आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें टू थिक रॉड्स AB एंड CD, तो आपके पास दो थिक रॉड्स है, एक आपके पास AB है और दूसरा आपके पास CD है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस L, तो ये पैरेलल टू ईच अदर और इनके बीच में जो डिस्टेंस वो L है, देयर एंड्स आर जॉइंटेड टू अ रेजिस्टेंस R, तो ये रेजिस्टेंस R के साथ इन दो एंड्स को कनेक्ट किया गया। A magnetic field of induction B is applied perpendicular to the plane connecting the rods, और फिर एक magnetic field perpendicular to the plane इस पे रखा गया। If the rods are vertical, if the rods are vertical, तो if the rods are vertical, the terminal velocity, the terminal uniform velocity of the rod PQ of mass M is given by, तो यहाँ पे एक रॉड है जो नीचे गिर रहा है बच्चों, यहाँ एक रॉड नीचे गिर रहा है, जब ये रॉड नीचे गिर रहा है तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर से एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी बेस्ड, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपके कंसेप्ट एलिवेट होंगे। ऐसे अगर ये आता तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको छोड़ के आ जाते, बट अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैं इसमें पूरा कंसेप्ट लगा के दिखाऊंगा। तरीका ये है कि ये कंडक्टर अगर फॉल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो फॉल क्यों कर रहा है सर, डेफिनेटली वेट की वजह से फॉल करेगा। अब जब वेट की वजह से फॉल करेगा और इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, तो मुझे बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो इसमें EMF डेवलप होगा, जब EMF डेवलप होगा ये सर्किट क्लोज्ड भी है तो सर करंट चलेगी। अब मुझे बोलो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, मोशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स है, तो थंब नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, थंब नीचे की तरफ, उधर वाला साइड पॉजिटिव, उधर वाला साइड पॉजिटिव, क्यों हायर पोटेंशियल पे, P लोअर पोटेंशियल पे, तो यहां ऐसे करंट चलेगी ऐसे और फिर वापस आएगी, तो कंडक्टर में ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मुझे बोलो अगर कंडक्टर जो है दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड पे पूरा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, अब करंट टुवर्ड्स राइट है, तो पाम अब फोर्स का डायरेक्शन देगा, तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। और मुझे बोलो अब इस पे दो फोर्स है, एक वेट है डाउनवर्ड्स और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त नेट फोर्स जीरो होता है, जब नेट फोर्स जीरो होता है तो कंडक्टर जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जो कॉपर ट्यूब में भी मैंने समझाया, फ्लूइड्स में आपने पढ़ा होगा, जब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। हमें जो है आर हमें क्या निकालना है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज, तो मुझे बोलो उस सूरत में mg के साथ बैलेंस करेंगे। अब Fm मैग्नेटिक फोर्स है और आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स हो गया ILB, मैग्नेटिक फोर्स हो गया ILB इज इक्वल टू mg। अब ILB के बदले I के बदले बच्चे, I के बदले होता है, I के बदले जो है आपका, मैंने इक्वेशन पढ़ाया I its length, तो हमें निकालना क्या इसमें, हमें इसमें निकालना टर्मिनल वेलोसिटी शायद, we have to calculate टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो मैग्नेटिक फोर्स और ये बैलेंस होके ILB इज इक्वल टू mg। तो जब ये हमारे पास आ चुका है अब हमें इसमें वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करना है, और मैंने आपको पढ़ाया है फोर्स हो गया इसके बराबर। और अगर आप इक्वेशंस को एक बार देखें पीछे, मैंने एक इक्वेशन आपके साथ डिस्कस की होगी पीछे, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है BLV डिवाइडेड बाय R, ठीक है, तो मैं वहां पे BLV डिवाइडेड बाय R लिख सकता हूं करंट के बदले, BLV डिवाइडेड बाय R,
तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल, देख लीजिए आई के बदले इट इज BLV डिवाइडेड बाय R, और ये हो गया अपना LB इज इक्वल टू mg। तो मुझे बोलो आप V हो गया इधर mgr, तो आपका V जो है इज इक्वल, ये हो गया mgr मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। V हो गया mgr बाय B स्क्वायर L स्क्वायर, mgr बाय B स्क्वायर L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये होता है कंसेप्ट, जब आपके पास नेट फोर्स जीरो हो जाए उस वक्त जो वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो टर्मिनल, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैंने दो फोर्सेस को बैलेंस किया, बट जो करंट थी वो इंड्यूस्ड करंट थी, और इंड्यूस्ड करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज BLV डिवाइडेड बाय R, और फिर वहां से हमने V निकाला जो हमसे पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी पैरामीटर आपसे पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी पूछा था, मैंने टर्मिनल वेलोसिटी आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो है बच्चे आपका और एक क्वेश्चन है, ये भी आप हर टेस्ट सीरीज में देखोगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ दिया गया है 1 मीटर के बराबर, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसमें स्पीड जो इस कंडक्टर की है ये आगे की तरफ भाग रहा है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, और इसकी स्पीड जो है बच्चे v मीटर पर सेकंड है। v मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है वो 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। हमसे क्या पूछ रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अ कैपेसिटर ऑफ C 10 माइक्रोफैराड, तो इसका 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड है। हमसे पूछा जा रहा है इस कनेक्टेड टू एज शोन, देन हमें बोलना चार्ज, मतलब इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आधा काम ऐसे भी आप कर सकते हो। देख लो आपका जो है राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स मोशन टुवर्ड्स राइट, पाम ऊपर की तरफ, जब पाम ऊपर की तरफ है, पाम ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला एंड जो है वो पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव। तो करंट यहां से फ्लो होगा, करंट यहां से फ्लो होगा तो चार्ज वहां से फ्लो होगा, और जब चार्ज यहां से फ्लो होगा तो डेफिनेटली प्लेट ए पॉजिटिव होगा और प्लेट भी नेगेटिव होगा। ऑप्शंस में देख लो, क्यू ए इज पॉजिटिव एंड क्यू बी इज पॉजिटिव, बिल्कुल गलत होगा। क्यू ए इज पॉजिटिव, क्यू बी इज नेगेटिव, यही आंसर होना चाहिए। क्यू ए इज नेगेटिव, क्यू बी इज पॉजिटिव गलत है, और दोनों जीरो है, ये भी गलत है। तो हमने बिना किए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो नेगेटिव हो गया। बट अब आप चाहते हो कि नहीं सर हमें आप जो है चार्ज भी निकाल के दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, पहले हम निकाल के देंगे। यहाँ पे हम आपको निकाल के देंगे पहले ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, वो होता है BLV, V हो गया 2, L हो गया 1, V हो गया 2, ये हो गया 4 वोल्ट का। जब 4 वोल्ट का ईएमएफ हो गया तो इस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, आपने पढ़ा है कैपेसिटर्स में मेरे पास Q इज इक्वल CV, तो Q हो गया बराबर C है बराबर 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज जो है दैट इज 4 वोल्ट, ये हो गया 40 माइक्रो कूलम जो है आपका आंसर होना चाहिए। देखिए 40 माइक्रो कूलम ऑन ए, जितना एक प्लेट पे उतना दूसरे प्लेट पे, जितना एक प्लेट पे बच्चे उतना दूसरे प्लेट पे, बट ऊपर वाले प्लेट पे पॉजिटिव, नीचे वाले प्लेट पे नेगेटिव। सो दिस जो है कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है, शायद ये विजिबल ना हो आपको ये डायग्राम, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा यहाँ पे अलग से, बट आप क्वेश्चन को पढ़ो। वायर KMN moves along the bisector of the angle theta with a constant velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper and directed inwards. Which of the following is correct? तो ये ऐसा खेल है कि आपका एक ऐसा स्पेस है बच्चों, आपके पास एक ऐसा स्पेस है, आपका एक ऐसा स्पेस है। ये मैं दूसरी बार इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, शायद ये डायग्राम विजिबल ना हो आपको जब आप इसको देखो, तो इसलिए मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। तो आपका कंडक्टर जो है बच्चों वो इस शेप का है, इस शेप का कंडक्टर है जिसका नाम रखा गया है K और M और फिर ये N, KMN, और फिर ये जो है इसके बीच में जो टोटल एंगल है दो कंडक्टर्स के बीच में, क्योंकि एक ही कंडक्टर को आपने फोल्ड किया है और ये कंडक्टर भाग रहा है, ये कंडक्टर भाग रहा है बाइसेक्टर पे विद वेलोसिटी v। तो कंडक्टर ये है, वायर KMN मूव्स अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल थीटा विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया गया है B। हमसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द दिस डायरेक्टेड लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें इनमें से देखना करेक्ट क्या। तो पहली फुर्सत में मैंने आपको बोला जब भी कंडक्टर इस शेप का हो तो पहले उसका इफेक्टिव लेंथ निकालो। तो इफेक्टिव लेंथ हो गया इन दो एंड्स को पकड़ के ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया, तो वी कॉल दिस एज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ आपका जो है वो ये है, इफेक्टिव लेंथ आपका जो है K और N के बीच में है। अब मुझे बोलो
अब मुझे बोलो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, अगर ये टोटल थीटा और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो गया बच्चों थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देख लो, अगर ये लेंथ एल है, अगर ये लेंथ एल है, ये आधा जो लेंथ एल है, तो ये होगा एल कॉस थीटा बाय 2, ये हो गया एल साइन थीटा बाय 2, तो आधा हो गया एल साइन थीटा बाय 2। इन द सेम फैशन ये हो गया एल, ये हो गया कॉस थीटा बाय 2, एल कॉस थीटा बाय 2, एल साइन थीटा बाय 2, तो ये आधा भी एल साइन थीटा बाय 2। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ चुका है, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर फिजिक्स से आ चुका है, इट इज ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा बाय 2। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ चुका है बच्चों, तो ये है आपका इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा बाय 2। जब आपके पास इफेक्टिव लेंथ आ गया, इफेक्टिव लेंथ देख लीजिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर इज 2l साइन थीटा बाय 2। पहला ऑप्शन ठीक है सर। उसके बाद हम देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन के एंड दिस। तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ का फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये हो गया BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है, इफेक्टिव लेंथ है 2l साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय VB है। तो आंसर होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए 2B LV sin theta by 2। तो EMF इंड्यूस्ड होना चाहिए 2BLV sin theta by 2। The induced EMF between K and N is 2BLV sin theta by 2। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। The shape of KMN is immaterial, only the end points K and R important। ये तो आप जानते हो, ये शेप इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये इफेक्टिव लेंथ इतनी है जो K और N में, ये भी जो है इसका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें आपका हर एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया कि इफेक्टिव लेंथ का आइडिया क्या है, फिर वेक्टर फिजिक्स से रिजॉल्व करके ये थीटा बाय 2 एल ये है, तो ये एल कॉस थीटा बाय 2 एल साइन थीटा बाय 2, ये भी एल साइन थीटा। तो इफेक्टिव लेंथ आ गया, इफेक्टिव लेंथ के और एन में डिपेंड करता है, शेप पे इंडिपेंडेंट है, और ईएमएफ इज BLV क्योंकि अब आपका लेंथ ये है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द थ्री थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है अब आपका कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस। तो आपके पास एक कॉपर डिस्क है जिसका डायमीटर ये है, तो डायमीटर हमें नहीं चाहिए, हमें इसका रेडियस चाहिए, वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर होता है 10 × 10⁻⁻² मीटर, और वो हो गया 10⁻⁻1 मीटर इसका रेडियस दिया गया है। अबाउट इट्स नेचुरल जो है, अबाउट इट्स नेचुरल, तो यहाँ पे फिर से मैं पढ़ता हूँ। कॉपर डिस्क है आपके पास, आप डायमीटर दिस, आप एक कॉपर डिस्क है जिसका डायमीटर दिया था, मैंने उसको रेडियस में बदल दिया। उसके बाद जो है वो जो है मेक्स 1200 रोटेशंस पर मिनट, तो ओमेगा दिया है 1200 रोटेशंस, बट इसको हमेशा 2π/60 से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकंड में लाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SI यूनिट्स में। अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस केप्ट पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10⁻⁻² टेस्ला। हमें बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एजेस, सेंटर और एज में पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मैंने अभी रोटेशनल में पढ़ाया, फॉर्मूला था हाफ ऑफ BL² ओमेगा, अब L² के बदले यहाँ R² आ जाएगा। डिस्क में याद रखना ये हाफ ऑफ BR² ओमेगा है, तो ये हो गया 1/2। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देख लीजिए, 10⁻⁻² टेस्ला है, 10⁻⁻² ही लिखेंगे। R² हो गया बच्चे, ये हो गया 10⁻⁻², क्योंकि स्क्वायर से ये 10⁻⁻², और ओमेगा हो गया 1200, और फिर ये हो गया 2π/60। अब आप उड़ा दीजिए, ये हो गया 10⁻², 10⁻⁻² कैंसल आउट। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो गया 6 12, और 6 10 हो गया 60, 6 10 हो गया 60, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, ये बना 2π × 10⁻3, 2π × 10⁻3, 2π × 10⁻3, पाई हो गया बराबर 3 ये हो गया 2 × 3.14, 3.14 × 10⁻3, ये हो गया बराबर 6.28 × 10⁻3 जो है आपका EMF होना चाहिए 6.28 × 10⁻3, 6.28 × 10⁻3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्क वाला क्वेश्चन है, करके जाएंगे, बट इसमें आपने RPM को इस पे रिवोल्यूशंस पर सेकंड पे लाइए हमेशा। और उसके बाद आपका सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके बाद आपका सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है देख लीजिए, अगर आपके पास एक कॉइल है जिसको आप सोलेनॉइड कहते हो, उस सोलेनॉइड में मैंने आपको परसों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ाया, जब इसमें कुछ करंट चलती है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पूरा कंसेप्ट लगा के दिखा रहा हूं, N μ0I होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो जब भी एक इंडक्टर या कॉइल में करंट चलती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स में खुद परसों पढ़ाया, इट्स N μ0I। तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये करंट चेंजिंग करंट है, ये करंट ही चेंजिंग करंट है, अगर ये चेंजिंग करंट है बच्चे तो ये चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। फिर फ्लक्स होता है बराबर BA, जो कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस कॉइल का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। अब आप देख लो, अगर I चेंजिंग है, अगर I चेंजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो
फ्लक्स चेंजिंग है। और फिर फैराडे क्या कहता है, फैराडे कहता है जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो वो ईएमएफ को जन्म देता है, और जो ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है उसी करंट को जो इसको क्रिएट करता है, जो मैंने आज पहले ही लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया कि माँ बाप पहले बच्चे को बड़ा करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर यही बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है कि तुम्हें ये नहीं आता, और अगर वो अनपढ़ हुए तो और ये बच्चा डॉक्टर बन गया हो, ये दूसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज चली जानी चाहिए बच्चों में कि फिर जब ये बच्चा डॉक्टर बनता है फिर अपने मेडिकल कॉलेज में अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस करने में जो है उसको शर्म आती है, अपने दोस्त को ये इंट्रोड्यूस करने के में इसको शर्म आ जाती है कि ये मेरे माँ बाप है और ये अनपढ़ है, शायद इनको बात करनी आए ना आए, ये जानते हुए कि ये वही माँ बाप है जिन्होंने इसको बड़ा किया, इसको हाथ पकड़ के जो है चलना और बोलना सिखाया, और लास्ट में उसी बच्चे को लगता है कि अब मैं आगे क्या करूं। इसी को कहते हैं इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, जो जिसको क्रिएट करता है वो उसी को काटने पे लगा रहता है। ये लेंस को हमसे ज्यादा समझ आया और अपना लॉ दे बैठा जिसका नाम है लेंसेज लॉ, और लेंस तो यही कहेगा कि अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ जिसका कोई वजूद नहीं था, और अब ये उसी करंट को नखरे दिखाएगा जो करंट उसको क्रिएट करता है। इसी फिनोमेना को बच्चों फिजिक्स में हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो दिस कंप्लीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, सेल्फ इंडक्शन, जो बिल्कुल सीक्वेंस के स्टेप्स में मैंने पढ़ा दिया। आपके पास तरीका है, आप इसको बार बार देख सकते हो, मगर जो भी मुझे कहना था वो सारा मैंने इसमें कह दिया। तो फिर अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है सर, अब जो इसमें फ्लक्स लिंक्ड होता है, फ्लक्स होता है बराबर फ्लक्स होता है बी, और फिर सारा वो काम करके जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, नेगेटिव बिकॉज ऑफ दैट लेंसेज लॉ, एल डी आई बाई डी टी। एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हुआ था, जो यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर बच्चा बोलेगा यहाँ कहाँ सर मैग्नेटिक फील्ड आई पे डिपेंड करता है। बच्चे वही तो हुआ, पहले करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। मैं कह सकता हूँ कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ वो करंट की वजह से हुआ, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। हर एक कॉइल का अपना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, और वही एल मैंने यहाँ किया मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए आई। और जब फाई आ चुका है, अब इस फाई में ड्रॉप करूंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा बराबर, उसका मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं, इट इज डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई तो एल आई है, एल बाहर आ जाएगा, और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है, इट इज एल डी आई बाई डी टी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर आप साइन भी ड्रॉप करना चाहते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है तो इंड्यूस्ड करंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करिए, और मैंने बोला हर एक कॉइल का अपना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, तो याद रखने का तरीका, इट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सर यहाँ एल एल जो है ना, ये मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं करना, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये लेंथ ऑफ द कॉइल है। मल्टीप्लाई करके कोई नई डिस्कवरी हो गया, आप बोलोगे आपने सब जो पढ़ा है वो सारा गलत है। तो हर एक कॉइल का मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर दूं, हर एक कॉइल जो है, हर एक कॉइल जो है मेरे बच्चों, हर एक कॉइल, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी कुछ लंबाई है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब इसमें सारी चीजें हैं, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी ऑफ द कोर, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय एल। ये इसका पहला फॉर्मेट है, ये भी ऐसे ही इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या दूसरा फॉर्मेट में ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल में अगर मैं ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करूं, तो अब मुझे बोलिए आप एक चीज, ये हो गया एन बाय एल का अगर मैं होल स्क्वायर लिखूं तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया एन बाय एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम स्मॉल एन स्क्वायर, और ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसका और एक फॉर्मेट हो गया, बट अब स्मॉल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, इसका ख्याल रखें। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला यही याद रखता हूं, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको जो है चेंज किया जा सकता है। बट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, इसका ऐसा यूनिट मेरे बच्चों हेनरी होता है। और उसके बाद ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट, और उसके बाद जो है इस पे जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं आपको डायरेक्शन लगा के दिखाता हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो यहां पे देख लीजिए, पहली चीज जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बराबर, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज वेरिएशन ऑफ करंट इज अ मस्ट, वेरिएशन ऑफ करंट इज अ मस्ट। अगर करंट ही वेरी नहीं करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नहीं आएगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो याद रखना इसमें कुछ इंड्यूस नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। दैट्स व्हाई डायग्राम्स मैंने यहाँ पे जो है बनाई है। तो करंट का वेरिएशन मस्ट है, इसमें फ्लक्स चेंज होना मस्ट है, तब जाके ईएमएफ आता है, इस केस में नहीं आएगा। फिर यहाँ करंट चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब चेंज
चेंज हो रहा है, अब करंट चेंज हो रहा है, जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली ईएमएफ आएगा। अब वो ईएमएफ कैसा होगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इस पे एक अच्छा न्यूमेरिकल जो है ऐड किया है, जो अगर आपको समझ आए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये करंट इंक्रीजिंग है सर, करंट इंक्रीजिंग है, चेंजिंग है तो ईएमएफ डेवलप हुआ। जब ईएमएफ डेवलप हुआ वो अपोज करेगा इसी करंट को जो उसको क्रिएट कर रहा है। अब ये करंट कौन से सेंस का है, इंक्रीजिंग, तो जो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका सेंस ऐसा होगा, ये कॉइल ऐसे बिहेव करेगा कि उसका प्लस टर्मिनल यहां से, नेगेटिव टर्मिनल यहां से, सर प्लस यहां से और नेगेटिव वहां से। क्यों? क्योंकि अपनी करंट जो भेजेगा वो इस करंट को डिक्रीज करना चाहेगा। यही तो है मेरे बच्चों लेंजेस लॉ, जो मैं आपको आज जो है बिल्कुल डिटेल पढ़ा दिया लेंजेस लॉ कि इंक्रीजिंग करंट या अपनी करंट जो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ कितना डेवलप होगा, एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड हमारे पास है और ये साइन अब इंपॉर्टेंट था, वो साइन भी आ चुका है कि इसका प्लस यहां से आएगा क्योंकि ये करंट को डिक्रीज करना चाहेगा। इसमें करंट चेंजिंग है तो इसमें भी ईएमएफ डेवलप होगा। मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड है। सर पोलैरिटी क्या होगी, ये कैसी सेल डेवलप करेगा, तो उस सेल का जो नेचर होगा कि नेगेटिव यहां से और पॉजिटिव यहां से। सर नेगेटिव यहां और पॉजिटिव यहां क्यों? क्योंकि यहां अपनी करंट यहां भेजना चाहता है, इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये करंट डिक्रीजिंग है, ये करंट डिक्रीजिंग है, ये इसको इंक्रीज कराएगा। इसी को हम कहते हैं ना, न जीने दूंगा न मरने दूंगा। तो यहां ये जीना चाहता है, ये मारना चाहता है, और यहां करंट मारना चाहता है और ये बोलता है मैं मारने नहीं दूंगा। ये है आपका जो कॉइल। जब भी आपको कॉइल में करंट चेंजिंग हो तो आप पहले देखो, अगर करंट चेंजिंग नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, बट अगर करंट चेंजिंग है तो उसको दो केस आ सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग है तो पोलैरिटी ऐसे डेवलप हो जाएगी कि उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो पोलैरिटी ऐसे है कि इंक्रीज करना चाहेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड होगा एल डी आई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड होगा एल डी आई बाई डी टी। एल हमेशा दिया जाएगा और डी आई बाई डी टी आप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैंने शायद ये क्वेश्चन, हाँ ये है वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा जो है छोड़ के चला जाता है, बट आज के बाद आप नहीं छोड़ोगे। मैं आपसे वादा करता हूं आप ये क्वेश्चन जो है करके आ जाओगे। सर कैसे करेंगे? सुनो, ये आपके पास एक सर्किट है बच्चे, ये आपके पास एक सर्किट है। यहाँ गलती की इन्होंने, यहाँ लिखा R इज इक्वल 5 ओम, दिस इज द मिस्टेक हियर। सो एक्चुअली दिस इज रेजिस्टेंस, क्योंकि R इज इक्वल 5 ओम इतना एनफ है एक फिजिक्स स्टूडेंट के लिए कि ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। L ये हेनरी बिल्कुल ये कॉइल है, ये 20 वोल्ट का सोर्स है। तो ये आपका डायग्राम है। तो करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो वेरिएशन ऑफ करंट जो है 5 एम्पियर पर सेकंड है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। इस क्वेश्चन को जो है ना एक आधे पेज पे बच्चे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे दूंगा। यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग सेंस का है, तो मतलब जो करंट 2 एम्पियर का जा रहा है, बट ये सेंस इसका इंक्रीजिंग है। जब इसका सेंस इंक्रीजिंग है तो आप इसको पहले सोर्स से रिप्लेस करो, प्लस यहां से माइनस यहां से, क्योंकि वो जो करंट भेजेगा वो उस करंट को डिक्रीज करना चाहेगा। अगर यहां होता करंट इज डिक्रीजिंग तो मैं सोर्स की पोलैरिटी को बदल देता, मैं वहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव बना देता, बट ऐसा नहीं होगा। इस केस में पोलैरिटी पॉजिटिव, यहां से जो ये करंट भेजेगा वो इसको अपोज करेगा, तो फिर इसको इक्विवेलेंट सर्किट से उधर ही रिप्लेस करो। यही है वो चीज जो अगर बच्चे को पता है तो वो कभी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। और उसके बाद देख लो, अब ये जो इंडक्टर है ये एक सोर्स की तरह रिप्लेस हो गया, जिसकी पोलैरिटी मेरे पास क्लियर है। ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव, ये 20 वोल्ट का दिया है मेरे बच्चे, और ये R जो है आपको 5 ओम का रजिस्टर है, यहां से 2 एम्पियर का करंट है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये सोर्स आपने बनाया, ये आपने प्रीवियस नॉलेज से बनाया, और इसका ईएमएफ कितना होगा? इसका ईएमएफ होगा बराबर एल डी आई बाई डी टी। और ईएमएफ कितना होगा सर? एल तो 2 है और डी आई बाई डी टी वेरिएशन 5 एम्पियर पर सेकंड है, तो 5 से मल्टीप्लाई, ये 10 वोल्ट का सोर्स की तरह बिहेव करेगा, 10 वोल्ट। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल रिड्यूस हुआ, मैंने इसको ईएमआई से निकाल के करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लाके खड़ा कर दिया। अब सर अब आप कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कोई भी लॉ यूज करो। तो मेरा तरीका ये है, VA जिस एंड से मैं चलता हूं तो जो साइन पहले मिलता है वही लिख दो। अब करंट जो है यहां फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टर का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो पहला पॉजिटिव तो पहले ही चिपका दो, इट इज VA, ठीक है। फिर प्लस क्यों सर? क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है, और फिर I हो गया 2R हो गया 5, तो हो गया प्लस 10। उसके बाद देख लीजिए फिर से आपको प्लस यहां मिल रहा है माइनस, तो यहां पे प्लस चिपका दीजिए, कोई कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 20, फिर यहां पे देख लीजिए फिर से प्लस माइनस, तो पहला साइन जो है वही लेना पड़ेगा, इट इज
10 और उसके बाद इज इक्वल टू VB। अब आप देख लीजिए तो ये हो गया VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये हो गया 40 और ये हो गया माइनस 40 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है कभी नहीं डराएगा अगर आपको ये तरीका पता है। और जो मैंने यहाँ पे मैंने जो है किरचॉफ्स लॉ से अवॉइड करके मेरा तरीका ये रहता है कि जिस आराम से आप चल रहे हो तो रजिस्टर में करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस साइन पहला है तो चिपका दो उधर, सोर्सेज में पहले प्लस माइनस तो प्लस चिपका दो, अगर यहाँ माइनस होता तो मैंने पहले माइनस लिखता है इक्वल टू VB, फिर अरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जो सारा कंसेप्ट है मैंने पढ़ा दिया। A coil is wound on a rectangular frame if the number of turns per unit length remains constant। ये है if the number of turns per unit length remains constant then and the linear dimensions of the frame are doubled। तो एक फ्रेम पे जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और उसकी लेंथ होगी और हमने हर एक डायमेंशन डबल किया, मतलब लेंथ भी डबल किया, ब्रेड्थ भी डबल किया और हाइट भी डबल किया। हाउ मेनी टाइम्स विल द सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज? तो पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए जो मैंने अभी पढ़ाई, इट इज म्यू नॉट n स्क्वायर A by L। बहुत इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में एक ट्विस्ट है, वो लिखता है यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, बट इसको बनाना पड़ेगा वो, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट, मैं लिखूंगा बच्चे यहाँ पे L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड, तो ये हो गया n by L का स्क्वायर, तो ये हो गया स्मॉल n स्क्वायर और फिर ये हो गया बच्चे ये हो गया ऊपर A इंटू L। अब मुझे बोलो तो ये तो कांस्टेंट है, n स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वो खुद लिख रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारी चीज कांस्टेंट है। अब मुझे बोलो हर एक डायमेंशन को डबल कर रहा है, हर एक डायमेंशन को डबल कर रहा है। एरिया में तो दो डायमेंशन है तो एक डायमेंशन डबल हुआ, दूसरा डायमेंशन डबल हुआ, लेंथ खुद डायमेंशन है वो भी डबल हुआ, तो L हुआ 2 to the 4 to the 8, तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर फार्मूला पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो चीजें जो है बहुत आसान है। उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन है वो ये है द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज L1 एंड L2। आपके पास दो कॉइल्स है, एक का इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस जो है L1 है, दूसरे का L2 इन ऑर्डर टू इंड्यूस 25 वोल्ट EMF इन द कॉइल्स। दोनों में एक ही EMF डेवलप करना है, दोनों में एक ही EMF डेवलप करना है। 1 एम्पियर करंट हैज टू बी चेंज्ड रेस्पेक्टली इन 1 सेकंड है, तो दोनों में करंट भी 1 एम्पियर जो है फ्लो कराना है, बट एक में इतना टाइम है, दूसरे में 5 मिली सेकंड्स है। द रेशियो ऑफ द इंडक्टेंस कुछ नहीं यार, तो EMF 1 इज इक्वल टू EMF 2 जो है वो तो खुद बोल रहा है, दोनों में जो है 25 वोल्ट का EMF डेवलप करना है। इक्वेशन में देख लीजिए, मैं लिखूंगा L1 इट इज D है ना, I by dt, DI by dt इज इक्वल टू L2, फिर लिखूंगा मैं इट इज DI by dt। बट देखो करंट भी सेम है सर, करंट भी सेम है, इंडक्टेंस डिफरेंट है, बट टाइम जो है वो डिफरेंट है, तो dt1 by dt2। तो EMF सेम होने की वजह से मैंने इक्वेशंस लिख दी और DI पहली फुर्सत में निकाल दो, तो मैं लिखूंगा L1 by L2 जो मुझे रेशियो चाहिए, तो ये हुआ dt1 डिवाइडेड by dt2। अब मुझे बोलो dt1 1 सेकंड है, dt2 5 मिली सेकंड्स है, तो 10 raised power -3 ये हो गया 1000 डिवाइडेड by 5, तो ये हो गया बच्चे 5 2s are 10 0 0, तो 200:1 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 200:1 is the right answer of this question। तो बिल्कुल रीड करिए लैंग्वेज को और फिर फॉर्मूला यूज करके कैंसिलेशन प्रॉपर करिए, आपका आंसर जो है वो 100% आ जाएगा। उसके बाद है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल का खेल है, एक कॉइल है जिसमें करंट चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स से EMF डेवलप हुआ और वो EMF अपोज करेगा उस करंट को जो उसको डेवलप कर रहा है, इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ टू कॉइल्स। एक कॉइल ये है मेरे बच्चे, एक कॉइल ये है और फिर दूसरी कॉइल जो है वो ये है। अब खेल ऐसा है, जो ऊपर वाली कॉइल है उसको फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी कॉइल कहेंगे और जो नीचे वाली कॉइल है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS होंगे। तो क्या होगा इस केस में? सिर्फ प्राइमरी में करंट चलती है, इसको प्राइमरी करंट कहते हैं। जब इसमें करंट चलती है तो करंट वैरिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है, तो फ्लक्स वैरिंग है, और वो फ्लक्स क्योंकि ये कॉइल इसके नजदीक है, वो वैरिंग फ्लक्स इसके साथ लिंक होता है। जब वो वैरिंग फ्लक्स इसके साथ चेंज होता है, लिंक होता है और वो वैरिंग है, तो फैराडे कहता है whenever varying flux is linked with the circuit, EMF gets developed, and that EMF which gets developed in secondary because of variation of current in the primary is called as mutual induction। ये ऐसी बात है कि एक घर में आग लगी और दूसरा घर उसके नजदीक है, तो इसका फ्लक्स इसके साथ अगर लिंक हुआ तो आग इसमें भी लग जाएगी। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। बट म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कॉइल्स नजदीक होनी चाहिए, बहुत नजदीक होनी चाहिए, सो दैट इसका फ्लक्स इसके साथ प्रॉपरली लिंक हो जाए। अगर एक मकान में आग लगी और दूसरा मकान उससे बहुत दूर है, तो जो है फिर फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, लिंक नहीं
नहीं होगा और फिर यहां कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, दे शुड बी क्लोज। बट रिमेंबर दैट इन म्यूचुअल इंडक्शन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू वायर्स। ऐसा नहीं होता कि इन दो में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब ये कंडक्टर इसके साथ जुड़ा है, ऐसा नहीं होता। देयर इज ओनली वन कनेक्शन एंड दैट इज मैग्नेटिक कनेक्शन, व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक कपलिंग। इसको हम मैग्नेटिक कपलिंग कहते हैं। ये है म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। अब म्यूचुअल इंडक्शन में भी दो कॉइल्स कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है और याद रखेंगे, देखो तरीका, इट इज म्यू नॉट, उधर था n स्क्वायर बट यहां पे np nsa by l। बच्चे ये है तरीका। तो क्या हुआ, l में क्या था, l में था म्यू नॉट n स्क्वायर a by l। मैंने n को ब्रेक किया क्योंकि एक ही कॉइल थी, n को कैसे ब्रेक करेंगे, एक np के टर्न्स है और ns के। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगी। तो l होता है बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a by l, वो n आप ब्रेक करेंगे एक np और ns, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन का जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डेवलप होगा। और फिर जब इसमें ईएमएफ फ्लक्स चेंज हुआ वो इसके साथ वैरी हुआ, और जब इसमें वैरी हुआ तो ईएमएफ डेवलप हुआ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, जैसे उसमें होता है एल डी आई बाई डी टी, तो इसमें होता है एम डी आई बाई डी टी। बट करंट यहाँ आई पी है, प्राइमरी वाली जो करंट चेंज हुई इसका ख्याल रखे। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इंड्यूस्ड करंट चलेगी। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो याद रखना, आपके घर में जो ट्रांसफार्मर है या आपकी गलियों में जो ट्रांसफार्मर जिनसे आपके घरों में बिजली आती है, उसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। एक कॉइल और दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक कपलिंग, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बनता है। तो याद रखेंगे आप, ईएमएफ होता है एम डी आई बाई डी टी, बट आई होता है प्राइमरी में करंट जो वेरिएशन हुई, और फिर एम होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन म्यू नॉट इट इज एन पी एन एस ए डिवाइड बाय एल। इसमें मैं न्यूमेरिकल लगा के दिखाऊंगा, बट ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। अब देख लीजिए आप बच्चे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये इंडक्टर है बच्चे, दूसरा ये है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका L2 है, जो कि सीरीज में है तो करंट सेम है। तो याद रखना बिल्कुल ये रेजिस्टर्स की तरह बिहेव करता है। ये हो गया इक्विवेलेंट, जैसे रेजिस्टेंसेस में भी R1 प्लस R2, इसमें भी L1 प्लस L2। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की तरह। ये हो गया एक इंडक्टर, ये हो गया दूसरा इंडक्टर, और ये अब पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसका L1 है, इसका L2 है, तो इसका L इफेक्टिव होता है 1 बाय L इफेक्टिव, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। याद रखने का तरीका। और फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसमें लिख दी है कि अगर इनमें म्यूचुअल इंडक्शन भी लोगे, अगर इन दो कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्शन का भी इफेक्ट लोगे, क्योंकि ये इसके साथ जो है, अगर इसका फ्लक्स है तो इसके साथ लिंक होगा, तो m होता है बराबर k रूट ऑफ L1 L2। डायरेक्टली फार्मूला भी या न्यूमेरिकल पूछता है, वो आपको L1 L2 देके m पूछता है, वेयर k इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका ख्याल रखिए, k को हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं बच्चों, k को हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। और फॉर टाइट कपलिंग k का वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल टू 1। ये 0.7 0.6 0.8 होता है, क्योंकि एक घर की आग पूरी दूसरी घर में नहीं लगती है बच्चे, अनलेस एंड अनटिल वो इतने ज्यादा जुड़े हो कि पूरी आग फैल जाए। तो इसी तरह एक कॉइल का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में लिंक नहीं होता, बट अगर आप ऐसा इतना क्लोज उनको लाओगे कि वो टाइट कपलिंग हो जाए, जिसको हम टाइट कपलिंग कहते हैं, उस वक्त के का वैल्यू आप 1 लोगे, अदरवाइज इसका वैल्यू 0.6 0.5 जो नॉर्मल वैल्यूज है कि कितना फ्लक्स इसका लिंक हुआ, वो है कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। उसके बाद बच्चे, उसके बाद जो है ये अब क्वेश्चन सीरीज है जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्शन है, उस पे क्वेश्चन सीरीज है हमारे पास। और वो ये है, द करंट इन एन इंडक्शन कॉइल वैरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन द फिगर। तो ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंड्यूस्ड करंट। तो ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें प्रिडिक्ट करना है। करंट टाइम ग्राफ दिया है, ईएमएफ करंट का ग्राफ जो है प्रिडिक्ट करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये भी पढ़ा, ईएमएफ इज नेगेटिव L di by dt, di by dt, di by dt। डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, याद रखिए। तो ईएमएफ जो है वो होना चाहिए -L, और फिर ये हो गया स्लोप ऑफ IT ग्राफ, स्लोप ऑफ IT ग्राफ। हाँ, आपको ये हम काइनेमैटिक्स में पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप, इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया। तो यहाँ पे di by dt इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप। तो स्लोप ऑफ IT ग्राफ, स्लोप ऑफ IT ग्राफ मल्टीप्लाइड बाय -L, L को छोड़ दीजिए, तो स्लोप ऑफ IT ग्राफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस हमें EMF का कंसेप्ट देता है। अब आप इस ग्राफ की लैंग्वेज को डिसिफर कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए और इसको डिकोड कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो मुझे बोलो आप, अगर ये IT ग्राफ है तो इस पोर्शन का स्लोप 0 है, क्योंकि इट्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब स्लोप 0 है तो EMF का नाम निशान नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नॉनसेंस है। क्यों सर, क्योंकि ये तो दिखा रहा है ये वेरिएशन है। तो अब देख लो, अब तीनों ऑप्शंस बिल्कुल 0 है। तो पहले जो
इंटरवल में है, तीनों में 0 है, इन तीन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए स्लोप यहाँ गिर रहा है और ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, और नेगेटिव स्लोप मतलब ये आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप में यहां नहीं पढ़ा सकता, वो काइनेमैटिक्स का पार्ट है, तो स्लोप यहां मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा पोर्शन पॉजिटिव कांस्टेंट। बच्चे यहां पे देखिए नेगेटिव कांस्टेंट हो नहीं सकता, ट्रायंगल हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि ये देख लीजिए पॉजिटिव कांस्टेंट आंसर आ गया। और उसके बाद इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने की वजह से माइनस मल्टीप्लाई, तो पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव कांस्टेंट बिल्कुल यहां पे नेगेटिव कांस्टेंट है। सो दिस इज द आंसर। ये होता है तरीका आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ से वीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ से आईटी ग्राफ, इस तरीके से। तो यहां डिफरेंशिएशन, वहां इंटीग्रेशन करके आप चीजों को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी भी सूरत में छोड़ के नहीं जाएंगे। A small coil of radius r, आपके पास एक स्मॉल कॉइल है जो मुझे म्यूचुअल इंडक्शन में डिस्कस करना चाहिए, मगर मैंने उस पर न्यूमेरिकल रख दिया। आपके पास एक स्मॉल कॉइल है जिसका रेडियस r है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब आपके पास एक लार्ज कॉइल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, वेयर r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, द टू कॉइल्स आर कोप्लेनर, ये एक ही प्लेन में है। अगर ये परपेंडिकुलर हो तो म्यूचुअल इंडक्शन 0 होता है, लिख के रखो। ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, हमें इनका m निकालना है, इनका म्यूचुअल इंडक्शन कितना होता है, जो मैंने वो भी पीछे लिखा था, म्यू नॉट NP NS डिवाइडेड बाय L, बट ये सर्कुलर कॉइल्स है, हमें इनका m निकालना है। मैं आपको जो इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं वो पकड़ लो, याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन तब आता है जब दोनों कॉइल्स एक ही प्लेन में हो। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हो, मतलब एक इसमें है और दूसरा इसमें है, तो उसमें m 0 होता है, बट इसमें m डेवलप होगा। और वो कैसे निकालोगे देख लो बच्चे। अब ये प्राइमरी कॉइल मान लो, आप प्राइमरी कॉइल में मान लो कुछ करंट चल रही है जिसको आप IP कहते हैं। अब जब इसमें करंट चलेगी बच्चे, जब इसमें करंट चलेगी, डेफिनेटली जब इसमें करंट चलेगी, देख लो जब करंट चलेगी, कर्ल ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा है, कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स करंट, थंब गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की वजह से है, और एरिया जो है सेकेंडरी का है। तो फ्लक्स जो है सेकेंडरी में, फ्लक्स जो है सेकेंडरी में वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेकेंडरी। जो फ्लक्स है सेकेंडरी में, जो फ्लक्स सेकेंडरी में डेवलप हो गया, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। क्योंकि एरिया वेक्टर में हम हमेशा न्यूमेरिकल्स में अगर नहीं दिया तो हम अंदर मानते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा थीटा 0 cos 0 1, तो फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी कॉइल का है, क्योंकि प्राइमरी में करंट चलती है, सेकेंडरी में नहीं। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड है जो उसने इस प्लेन में डेवलप किया, और एरिया सेकेंडरी का, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज व्हाई देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी चैप्टर। जो पीछे पढ़ा है वो आगे काम आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, परसों मैंने पढ़ाया, इट इज म्यू नॉट I by 2r, r हो गया इसका रेडियस, और करंट होगी IP, इसका ख्याल रखे, क्योंकि प्राइमरी में करंट चल रही है सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पे, और मल्टीप्लाई एरिया। सर एरिया किसका, एरिया तो सेकेंडरी का, और वो सेकेंडरी ये कॉइल है, तो मैं लिखूंगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया यही है। अब आप इसको अरेंज करो, तो फाई s हो गया बच्चों म्यू नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय IP। अब मुझे बोलो बच्चों, आपने जो पीछे नॉलेज गेन की है, आप जानते हैं दैट फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज इक्वल, that is mutual induction multiplied by current in the primary। तो फ्लक्स जो सेकेंडरी में है वो प्राइमरी की करंट की वजह से है, रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लक्स इन सेकेंडरी इज m into IP, where IP is the current in the primary multiplied by m। तो यहां इसके साथ इसको आप कंपेयर करके चलो, तो मुझे बोलो IP के बदले IP है, फ्लक्स सेकेंडरी के बदले फ्लक्स सेकेंडरी है, तो m हमारे पास आ चुका है, और m जो है वो आ चुका है बच्चे कितना, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये अगर वो पूछता तो पूरा इक्वेशन मैंने डेवलप किया, बट वो हमसे प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, और प्रोपोर्शनलिटी क्लियर हो गई, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। खेल खत्म। आंसर जो है आपका r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो पढ़ के जाइए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, स्मॉल कॉइल स्क्वायर लूप ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज लूप। तो ये बिल्कुल यही है, वो सर्कुलर था, ये अब ये है स्क्वायर है बच्चे। तो आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड स्मॉल l है, और आपने इसको प्लेस किया एक बड़े लूप में जिसका साइड जो है स्क्वायर लूप ही है, जिसका साइड अब कैपिटल L है। तो वही हमसे पूछ रहा है, द लूप आर कोप्लेनर, फिर से कोप्लेनर ही होना चाहिए, एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, देन द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, तो m यहां पे भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए L स्क्वायर बाय L। जैसे वहां था स्मॉल r स्क्वायर बाय r कैपिटल R, यहां L
स्क्वायर बाई एल होना चाहिए। तो ये मैंने उसी तरीके से जो है इसको जो है आपको सीधे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हम अभी प्रूव कर चुके हो। बट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकाले, वो तो सर्कल था, आसान था। इसका भी आसान है, क्योंकि मैंने परसों आपको पढ़ाया पॉलीगन लॉ पढ़ाया। तो मैंने पढ़ाया इट इज n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल। तो फिर मैंने पढ़ाया tan ऑफ पाई बाय n एंड देन sin ऑफ पाई बाय n। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लो, वायर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे आप स्क्वायर लूप में ये डाल दोगे 4 साइड्स और फिर ये यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, अकॉर्डिंगली आप इसको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया हो गया साइड स्क्वायर, और ये इक्वेशन डेवलप होगी। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद जो अब आपका है दैट इज ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का तो वर्किंग प्रिंसिपल मैं पहले ही समझा चुका हूं, दैट देयर आर 2 कॉइल्स, अ प्राइमरी कॉइल एंड अ सेकेंडरी कॉइल वाउंड ऑन अ कॉमन कोर। ये आयरन, सॉफ्ट आयरन का होता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई होती है। कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया इसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है, और इसकी वजह से जो प्राइमरी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वो सेकेंडरी में पूरा लिंक हो जाता है, क्योंकि परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज 1000 टाइम्स बेटर देन दैट ऑफ फ्री एयर। दैट इज व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन। और ये लैमिनेटेड होता है, ये स्लाइसेस में, अगर बचपन में आपने ट्रांसफार्मर घर में खोला होगा तो वो ई जैसे स्ट्रक्चर्स का बना होता है, स्लाइसेस काट के, एक साइड से प्राइमरी कॉइल दूसरे साइड से सेकेंडरी कॉइल। वो स्लाइसेस क्यों होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसमें ईडी करंट्स डेवलप हो, और जिसको हम फोकल करंट्स भी कहते हैं, उनको मिनिमाइज करें। अदरवाइज वो करंट्स हीट अप कर देंगी ट्रांसफार्मर को और वो जल जाएगा, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो वो थ्योरी की बात है, बट बिलीव मी वहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, और इनमें जो है इसमें आग लगी, वो इसमें भी डेवलप हुई, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ, और फिर हम एक इक्वेशन डेवलप करते हैं जिसको हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग इक्वेशन। इसमें भी अजीब नाटक जो चलते रहते हैं क्लासरूम्स में, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में। हम लिखते हैं ES/EP, वहां लिखा जाता है फिर NS/NP। ठीक है सर, यहाँ पर तक ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं IP/S, बोलते हैं ये इक्वेशन है। बच्चों वो जमाना गया जब आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हुआ करता था, और इस फार्मूला से आप न्यूमेरिकल करते थे। सर ये ES/EP क्या है? ES/EP है सेकेंडरी में जो वोल्टेज हुआ टू द प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी में जो करंट है टू द सेकेंडरी करंट। तो ये एज इट इज जो ऑप्शन, ये जो सिंबल्स है। बट ये तब ये इक्वेशन वैलिड है जब ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो, मतलब इसका सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होता हो। बट ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते। हमारा ट्रांसफार्मर आज 90% एफिशिएंट होता है, 80% एफिशिएंट होता है। जिसको ये फार्मूला याद है वो गलत करके आएगा। एक्चुअल फार्मूला जो है वही तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक्चुअल फार्मूला है कि यहां पे आपको नीटा मल्टीप्लाई करना है, वेयर नीटा इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो याद रखना बच्चे, एक्चुअल इक्वेशन इज दिस। अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो नीटा खुद 1 हो गया, फार्मूला खुद ही रिड्यूस हो गई। बट अगर आपका 80% है, बिलीव मी जितने भी न्यूमेरिकल आजकल पूछे जाते हैं वो आपका 90, 80, 70% एफिशिएंट होता है। दैट इज व्हाई नीटा, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इक्वेशन जो है इज कंप्लीट, यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल आउट ऑफ इट। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है घर में? इधर टू स्टेप अप द वोल्टेज और टू स्टेप डाउन। जब वोल्टेज स्टेप होती है तो करंट डिक्रीज होती है, और जब करंट स्टेप अप होती है तो वोल्टेज डिक्रीज होती है। बट पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आप लिख के रखिए, वरना घर में क्या बोलते हैं हमें कि पावर खैलू सा, पावर शुन खजान कि आप वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हो, स्टेप डाउन, एंड ऑन द व्हाट वी कॉल एज ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन करंट और इंक्रीज इन करंट। तो वो आप जानते हैं। उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन है एफिशिएंसी, आप देख लीजिए 98%। अब जो वो फार्मूला लेके गया वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, बोलेगा 98% एफिशिएंसी थी द प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट। तो पहली फुर्सत में आप इसमें लिखिए इक्वेशन। इक्वेशन क्या है सर? ES/EP इज इक्वल NS/NP इज इक्वल नीटा टाइम्स IP/IS। तो ये आपका इक्वेशन है। अब आप वेरिएबल्स देख लीजिए। अब देख लीजिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 98% हो गया 90/100। मैं ऐसे लिख देता हूं प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट, और दिस प्राइमरी के वोल्टेज और करंट दिए हैं। वोल्टेज कितना है प्राइमरी में? देख लीजिए, प्राइमरी का वोल्टेज दिया है बच्चे, तो EP दिया है प्राइमरी का, द प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट आर, वोल्टेज दिया है 200, वोल्टेज दिया है 200, और करंट भी दिया है 6 एम्पियर। तो प्राइमरी में जो है करंट दिया है 6, IP 6 दिया है। हमें पूछ रहा है इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 100, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, द सेकेंडरी करंट इज, तो IS आपको निकालना है। तो इस फार्मूला में NS/NP आप छोड़ दीजिए, खेल खत्म। देख लीजिए 0 और 0 निकल गया पहली फुर्सत में ही, और IS जो है अब आपके पास आ जाएगा। IS किसके बराबर आया? 98 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2, डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे, डिवाइडेड 100 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 100, हाँ IS, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट्स 11.76 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब ये आपका है मल्टीप्लीकेशन करिए, मैंने अभी तक बहुत मल्टीप्लीकेशन की है, अब ये छोटा सा मल्टीप्लीकेशन एक जो है आप खुद करिए। उसके बाद है 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड, तो आपको 220 वोल्ट इनपुट, तो मतलब प्राइमरी वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, हम कलेक्ट करके रखते हैं इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफार्मर। द आउटपुट सर्किट ड्राज अ करंट ऑफ दिस, तो आपका आउटपुट सर्किट तो IS दिया है बच्चे 2 एम्पियर, इसको आप आराम से पढ़िए एट 440 वोल्ट, तो ES दिया है 440 वोल्ट, लैंग्वेज पढ़िए आराम से। नीटा दिया है 80%, जो वो फॉर्मूला आदि फॉर्मूला लेके जाता वो कुछ नहीं करता। द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, हमें बच्चों IP निकालना है। अब हमें पता तो है इक्वेशन दैट ES बाय EP होता है बराबर नीटा टाइम्स IP बाय IS। अब क्या दिया है देखो, ES दिया है बच्चे, ES दिया है 400, ES दिया है 440, EP दिया है बच्चे 220, नीटा दिया है 80%, 80 बाय 100, और IP जो है वो निकालना है। IS आपको दे दिया है 2। अब मुझे बोलो आप, ये 0 इस 0 के साथ निकल गया, ये हो गया 2 जा, ये 0 इसके साथ निकल गया बच्चे, 2 2 जा 4, तो IP पहले निकालो। IP कैसे निकलेगा, IP हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 40 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 40, 5 एम्पियर शुड बी द राइट आंसर। 5 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें ऐड हो गया। उसके बाद लास्ट हेडिंग है दैट्स कॉल्ड एज LR सर्किट। RC सर्किट मैंने कैपेसिटर्स में पढ़ाया, आपको याद होगा RC सर्किट मैंने परसों पढ़ाया। अब ये दूसरा होता है जिसको हम LR सर्किट कहते हैं। सेम फिजिक्स, LR सर्किट हो गया आपका L है और आपने R उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो ये LR सर्किट की कहानी है। अब LR सर्किट में याद रखो बच्चे, जो इसमें करंट में ग्रोथ में और डिके में कुछ टाइम लगता है, और वो जो करंट उस टाइम में चलती है उसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। वही लिखा है कंडीशन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट, ये याद रखिए। और जो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है वो याद रखिए, इट इज I इज इक्वल I नॉट, I इज इक्वल I नॉट, इट इज 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस t बाई टा, इट इज टा बाई t बाई टा, हाँ इट इज t बाई टाउ। तो ये आपने पढ़ा होता है, जहां यहाँ टा जो होता है वो L बाई R होता है। परसों मैंने आपको पढ़ाया वो RC में R इंटू C होता है, टाइम कांस्टेंट इसका यूनिट और डायमेंशन टाइम के बराबर होता है। तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल I नॉट 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस t बाई टाउ, माइनस t बाई टाउ, टाउ होता है टाइम L बाय R के बराबर। और फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पढ़ा दूं, एट टाइम 0, इसमें भी बिल्कुल RC सर्किट में जब टाइम 0 हो, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल 0, इंडक्टर को ओपन सर्किट चलाइए, क्योंकि ह्यूज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप इसको ओपन सर्किट की तरह जो है काम लीजिए। ओपन सर्किट ये ओपन हो जाता है, मतलब इसमें पोटेंशियल डेवलप होता है बट करंट चलती नहीं है। बट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसको आप स्टडी स्टेट कहते हो, जिसको आप स्टडी स्टेट कहते हो, तो मिली सेकंड्स के बाद ये आता है। फिर इसको रिप्लेस करिए बाय वायर, you have to replace it, मतलब ये एक्ट करता है शॉर्ट सर्किट। तो मतलब इनिशियली जब आपने की ऑन कर दी तो ये ओपन हो जाता है, कोई करंट नहीं चलती, बट आफ्टर मिली सेकंड्स ऑफ टाइम के बाद इसको आप एक वायर से, क्योंकि आप कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि एट t इक्वल 0 ओपन इंडक्टर को ओपन करिए एंड t इक्वल इन्फिनिटी रिप्लेस इट बाय वायर, मतलब आप वायर से इसको रिप्लेस करके ये पूरी करंट को एलो कर देता है। ये हम आपको AC में भी पढ़ाते हैं, बट यहां पे भी आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि टाइम 0 पे, अगर आप टाइम 0 पे देखोगे, टाइम 0 पे, तो ये देख लीजिए t इज इक्वल 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, I 0, खेल खत्म। मैंने वही बोला, आप इसको ओपन कर दीजिए और टाइम इन्फिनिटी पे वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन है। इसी तरह डीके का भी होता है, मैं न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। इन द सर्किट द फाइनल करंट, तो 30 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द स्विच इज कंप्लीटेड, तो फाइनल करंट हो गया मिली सेकंड्स के बाद। तो मिली सेकंड्स के बाद मेरे बच्चों इसको वायर से रिप्लेस करो, और वायर से रिप्लेस हो गया। अब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह, अब यहाँ करंट जाएगी, करंट यहाँ जाएगी, करंट यहाँ जाएगी बच्चे, और जब करंट जाएगी अब उसके पास 2 पाथ है, अब वो यहाँ से जाएगी यहाँ से, तो करंट बड़ी चालाक होती है, वो उस पाथ से चलती है जिसमें रेजिस्टेंस लीस्ट हो। तो ये रेजिस्टर बाहर चला गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और करंट हमेशा हो गया बराबर EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब EMF देख लीजिए 3 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है, क्योंकि 20 ओम कैलकुलेशन से बाहर गया। 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर शुड बी द राइट आंसर, 0.1 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये तब आपने किया जब आपको पता है कि स्टडी स्टेट में ये वायर की तरह बिहेव करता है और सारी करंट उधर से चली जाती है, इसका ख्याल रखिए आप। उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द सेल इन द सर्किट शोन द फिगर इज आइडियल। ये एक आइडियल सेल है, इसका 2 वोल्ट का EMF है, द कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 4 मिली हेनरी, इस कॉइल का इंडक्टेंस है 4 मिली हेनरी,
एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 मिली ओम, रेजिस्टेंस भी दिया है, द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल 0, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। तो t इक्वल 0 पे आपने स्विच को ओपन किया, तो ओपन जब ये क्लोज किया, क्या लिखता है, द स्विच इज क्लोज, जैसे आपने क्लोज किया तो ये ओपन हो जाएगा बच्चे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट t को 2 सेकंड्स पे हमें बोलिए e का वैल्यू टेक e रेज़ पावर 1 जो है वो 3 दिया है, तो हमें बोलिए 2 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 सेकंड के बाद मिली सेकंड्स के बाद, ये तो 2 सेकंड बहुत है, अब ये कनेक्ट हुआ होगा, इसमें इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर का हम सब जानते हैं, इट इज हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अगर अभी तक नहीं जानते थे तो अब याद करो, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ ऑफ Li स्क्वायर, जैसे कैपेसिटर में होती है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, यहाँ होती है हाफ ऑफ Li स्क्वायर, वहां C कैपेसिटेंस, यहाँ L इंडक्टेंस और I होता है करंट। अब आप मुझे बोलिए बच्चों, अब आप मुझे बोलिए कि अगर आप यहाँ देखोगे कि 2 सेकंड्स के बाद, पहले आप मुझे बोलिए जो इसमें करंट चलेगी, जो I नॉट होगा, दैट पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है दैट्स E नॉट डिवाइडेड बाय R, तो E जो है आपका वो है 2 डिवाइडेड बाय R जो है आपका वो है 2 मिली ओम, तो ये 2 मिली ओम हो गया, तो E बाय R हो गया 2 मिली ओम, तो ये हो गया बराबर 10 मिली हो गया 10⁻³ 10⁻³ जो है I नॉट का करंट आ गया, क्योंकि 2 कैंसल आउट हो गया। अब आप मुझे बोलिए इसमें जो 2 सेकंड पे करंट चलेगी, तो ये तो मैक्सिमम करंट है, तो वो होता है I नॉट 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस t बाई टाउ, तो टाउ निकाल के रखते हैं, टाउ होता है बराबर L बाई आर, टाउ होता है L बाई आर, L है आपका 4 मिली हेनरी दैट इज 10 रेज़ पावर -3, R है 2 मिली ओम 10 रेज़ पावर -3, 10 चला जाएगा तो टाउ आ गया 2। अब वैल्यूज ड्रॉप करिए, तो 2 सेकंड वाली करंट निकालते हैं, I नॉट तो आपका 10 रेज़ पावर -3 है, 1 माइनस e रेज़ पावर -2, t भी 2 है 2 और टाउ भी 2 है, तो ये हो गया e रेज़ पावर -1, वो नीचे आएगा तो e रेज़ पावर 1 बन जाएगा। तो मैं इसको दूसरे स्लाइड पे शिफ्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पास जगह नहीं है बच्चे, तो I हो गया 10 रेज़ पावर -3, I हो गया बच्चे 10 रेज़ पावर -3, फिर ये 1 माइनस 1 बाई ई, बट 1 बाई ई जो है वो 3 दिया है, I हो गया बराबर 10 रेज़ पावर -3, 1 माइनस ई जो है वो 3 दिया गया है आपके न्यूमेरिकल में, तो 1/3 हो गया, I हो गया बराबर 2/3 इंटू 10 रेज़ पावर -3। करंट आ चुका है एम्पियर्स में, अब एनर्जी निकालना है, इसलिए एनर्जी हो गया हाफ ऑफ Li स्क्वायर, एनर्जी हो गया हाफ ऑफ L दिया है 4 मिली हेनरी दैट इज 10 रेज़ पावर -3, एंड फिर I स्क्वायर बच्चे हो गया 2/3 इंटू 10 रेज़ पावर -3 का स्क्वायर। अब मुझे बोलिए आप, ये हुआ 2 2 ज़ा 4, ये हुआ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हुआ 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर, ये हो जाएगा -6 और -6, ये हो जाएगा बच्चे -6 और ये -10 रेज़ पावर -9 शुड बी द आंसर जूल्स में, तो 8/3 इंटू 10 रेज़ पावर 8/3 इंटू 8/9 बच्चे, क्योंकि स्क्वायर है तो 8/9 आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ 8/9 इंटू 10 रेज़ पावर -9, 8/9 इंटू 10 रेज़ पावर -9, यहाँ देख लो गलती हो गई है, ये 8/9 है, सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ 8/3 है, तो 8/9 इंटू 10 रेज़ पावर जो है 8/9, तो 10 रेज़ पावर क्या हो रहा है, कुछ तो कैलकुलेशन में गलत हो गया बच्चे, कुछ तो गलत हो गया, ये देखना पड़ेगा एक बार। 10 रेज़ पावर -3 आ गया, ठीक है, 10 रेज़ पावर -6, 10 रेज़ पावर -6, 10 रेज़ पावर -9, ऑप्शन में वेरिएशन है बच्चे, ऑप्शन आप ठीक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, सो दिस शुड बी द आंसर। तो इसमें आप इतना याद रखिए कि आपने जो है पहले पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाला, क्योंकि 2 सेकंड की करंट निकालने, तो ग्रोथ ऑफ करंट का ये इक्वेशन है, I नॉट ड्रॉप करके जो है प्रॉपरली आपने इसको कैरी किया, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कहीं गलती नहीं की अभी तक, तो ये है इसका प्रॉपर प्रोसीजर, ऑप्शंस में वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे है एंड इंडक्टर L इतना दिया है, एंड रेजिस्टेंस इतना, एंड बैटरी, तो L दिया है बच्चे, L दिया है, L कितना दिया है सर, L मैं इसके लिए मार्कर चेंज कर देता हूं, L दिया है बच्चे 100 मिली हेनरी दिया है, L का वैल्यू 100 मिली, एंड रेजिस्टेंस R दिया है, R दिया है बच्चों, R कितना दिया है 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, बैटरी का पोटेंशियल दिया गया 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है, और इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज, आई शोन द फिगर, तो पहले कनेक्टेड है, सारा कनेक्टेड है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के बाद द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब आपने बैटरी को निकाला, तो जब बैटरी निकाला आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट्स A एंड B, अब जब बैटरी निकाला फिर इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, फिर आपने इनको शॉर्ट कर दिया, तो पहले इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप बैटरी निकाली अब वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो लॉस होना स्टार्ट करेगा, डिसिपेट करेगा, उसको जो है रेजिस्टर, हमें बोलना है द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड के बाद करंट, तो आपको पता होना चाहिए दैट डीके ऑफ करंट इज I इक्वल I नॉट e रेज़ पावर -t बाई टाउ, ये आपको पता होना चाहिए। अब I नॉट जो है वो आप निकाल सकते हो कि कैसे, E बाई R से, तो E कितना है बच्चे, E दिया है आपको, E दिया है 100, R दिया है
आपको 100 इंटू 10 रेज पावर -3, 100 इंटू 10 रेज पावर -3, फिर e रेज पावर -t बाई टाउ। तो पहले टाउ निकालते हैं, टाउ होता है L बाय आर होता है बराबर 100 हो गया बराबर 100 इंटू 10 रेज पावर -3 डिवाइड बाय आर हो गया मेरे बच्चे 100 कैंसल, टाउ हो गया 10 रेज पावर -3, तो माइनस टी हो गया 1 मिली सेकंड, तो हो गया 10 रेज पावर -3 डिवाइड बाय टाउ हो गया बच्चे 10 रेज पावर -3, 10 रेज पावर -3, 10 रेज पावर -3 कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे जो है करंट कितना निकाला मैंने, E डिवाइडेड बाय R जो है आपका 100 है, तो मैं 10 रेज़ पावर -3 क्या लिख रहा हूँ, गलत है, R जो है वो 100 है, E बाय R 100 कट जाएगा, तो I हो गया बराबर 1 बाई E शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो I नॉट बाई E इज द राइट आंसर, 1 बाई E एम्पियर इज द राइट आंसर, क्योंकि E बाय R है, E भी 100 है और R भी 100 है, मैंने मिली लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका डीके ऑफ करंट का इक्वेशन एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड उसके बाद जो है थैंक यू सो मच। सो दिस कंप्लीट्स अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स इंट्रैक्शन फॉर नीट 2023 फिनिशिंग टच। और अब जो मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपके पास लेके आऊंगा दैट इज एसी। थैंक यू सो मच।